ये हम एक सीरीज ऑफ रिविजन्स देख रहे हैं जिसके अंदर हम रिवीजन करेंगे अपना पूरे कोर्स के प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस वीडियोस के अंदर आप देखेंगे स्टूडेंट्स के हम जो आपका यूनिट नंबर 6 है, यूनिट नंबर 6 यहाँ से देख लें। हमारा पहला यूनिट था अकाउंटिंग बेसिक्स, टाइप्स ऑफ बिजनेस, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन और यहाँ तक अकाउंटिंग वेरिएशन प्रोफार्मा 1 2 3 4 5। इनको छोड़ के आगे चलते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 6 से लेकर अकाउंटिंग साइकिल, देन जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस 1 2 3 4 एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो स्टूडेंट्स इस फर्स्ट सेशन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इनके अंदर जितने भी 20 एमसीक्यूज हैं, 100 एमसीक्यूज हैं, उनको हम देख सकें और उस पर जितना भी बात भी कर सकें और उसको हम सीख सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं अकाउंटिंग साइकिल के एमसीक्यूज को मैं ओपन करता हूं यहाँ पे न्यू टैब के अंदर। अकाउंटिंग साइकिल तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट अकाउंटिंग साइकिल से। तो द फर्स्ट एमसीक्यूज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल इज डबल एंट्री बुककीपिंग। Bookkeeping means that number one, enter in the two set of accounts, नहीं टू सेट नहीं, दो सेट की बात नहीं की जा रही। यू नो in accounting there are two sets of accounting. Number one is a journal set of accounting and other one is a ledger. And you know कि journal is the book of a prime entry while the ledger is the book of a second entry. But the question is the double entry bookkeeping. आपसे ये पूछा जा रहा है कि double entry bookkeeping किसे बोलते हैं, क्या चीज होती है। नंबर वन क्या है, पहला आंसर ये है कि जी अगर आप दो तरह की किताबों में एंटर करें तो उसको हम डबल एंट्री बुक कीपिंग कहते हैं। नहीं, ये नहीं है। नंबर सेकंड देखें, कह रहे हैं कि एंट्री एट टू डेट्स, अगर आप डिफरेंट दो डेट्स पे एंटर करें तो उसको हम डबल एंट्री बोलते हैं। नहीं, ये भी नहीं है। नंबर थर्ड देखें, एंटर फॉर द टू एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। यस, इट्स अ राइट आंसर। क्यों? इसलिए कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का स्टूडेंट मतलब ये है कि आप हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट को देखते हैं। One aspect of transaction is called debit aspect and a second aspect of transaction is called a credit aspect. So simple, this is a right answer. Yes, हमने क्लिक किया तो देख लें ये रंगीन आपके पास ग्रीन शो हो रहा है which suggests it is a true. Number second, which one of the following document, ये यहाँ पे क्या बात की जा रही है, ये मैं की पॉइंट या की वर्ड्स यहाँ पे हाईलाइट करूंगा कि which one of the following। मुझे पता है, मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने ये बात भी की है कि अक्सर उनको इसकी टर्मिनोलॉजी में पढ़ने में इशू होता है और उसको क्वेश्चन को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो जरा गौर से देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पे की पॉइंट के डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, इज प्रिपेयर फॉर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बाय द बिजनेस। यू नो के बिजनेस के अंदर इवन 1 रुपए की क्या 1 सेंट की भी अगर कोई ट्रांजैक्शन की जाएगी तो उसके अगेंस्ट आपके पास उसका सोर्स डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। सोर्स डॉक्यूमेंट आपको ये बताएगा, सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे लिए मस्ट है। अंडर द गैप ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल हमें जरूरत है सिंपल कि हमें कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट में जब हम खाता लिखते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास उसका कोई प्रूफ होना चाहिए कि वो कहाँ से खरीदी है, उसके अगेंस्ट एक चिट होनी चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। इसमें कह रहे हैं इनवाइस। Yes, invoice is a source document. Then next one is the voucher. Voucher is also a source document. Then receipt. और last one is all of above. पूछ क्या रहा था, which one of the following document is prepared for documentary evidence by the business? all of above, ये सारे के सारे सोर्स डॉक्यूमेंट हैं। और अपने माइंड में जरा लेके आओ ना, इसके अलावा भी हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? जैसे पेन स्लिप हमारे पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, चेक हमारे पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा हमारे पास डेबिट मेमोरेंडम, क्रेडिट मेमोरेंडम, इसी तरह से ये सारे हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं जो बिजनेस अपने पास रखते हैं। नंबर नेक्स्ट, थर्ड, the basic sequence in accounting process can best be described as। sequence क्या है? हमें पता है अकाउंटिंग का सीक्वेंस कैसे स्टार्ट होता है। अकाउंटिंग सबसे पहले अकाउंटिंग साइकिल के अंदर हमने डायग्राम देखी है। सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, देन सोर्स डॉक्यूमेंट, देन जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। टोटल 13 स्टेप्स हमारे पास होते हैं। अब ये पूछ रहा है कि इसका कौन सा सीक्वेंस ठीक है। पहले देखते हैं ट्रांजैक्शन, उसके बाद जर्नल एंट्री, फिर सोर्स डॉक्यूमेंट। नहीं,
सोर्स डॉक्यूमेंट तो सबसे पहले या सेकंड नंबर पे होने चाहिए, ये पहले 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 गलत हो गया। दूसरा को देखें, सोर्स डॉक्यूमेंट ठीक है, उसके बाद नहीं, पहले ट्रांजैक्शन होनी चाहिए फिर सोर्स डॉक्यूमेंट होने। देखिए फिर सबसे पहले तो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ये जिसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ये दूसरा भी नहीं है। तीसरा देखें ट्रांजैक्शंस हैं, यस सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुई है, उसके बाद फिर हमने क्या किया है, उसके बाद उसका सोर्स डॉक्यूमेंट बना है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर उसको हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया है, बिल्कुल ठीक है। देन लेजर प्रिपेयर किया, देन ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया, ये ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि उस वक्त तक आपने क्लिक नहीं करनी जब तक चारों ना पढ़ लें, इसलिए कि एमसीक्यूज के अंदर हमें सिर्फ एक बेस्ट ऑप्शन की तलाश होती है, तो वो हो सकता है कि वो चौथे नंबर पे हो। चौथे नंबर पे एक दफा देख लेते हैं, देख लिखा हुआ ट्रांजैक्शन ये भी ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट भी ठीक है, जर्नल भी ठीक है, लेकिन देख लो यहाँ पे ट्रायल बैलेंसेस में गलत लिखा हुआ है, ठीक है, लिहाजा सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड बीइंग अर्न्ड एट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन। अब जरा गौर से देखें भाई, मेरी बात को समझ रहे हैं। दिस इज अ कॉन्सेप्ट, बेसिकली कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अगर लेके आऊं तो दिस इज कॉल्ड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर स्टूडेंट्स हमें दो चीजों को बड़ा क्लियर करना होता है कि एक्सपेंस इनकट कब होते हैं और रेवेन्यू अर्न कब होता है। दिस इज द केस ऑफ अ रेवेन्यू। मैं स्पेसिफिक रेवेन्यू रिकग्निशन की तरफ आ जाता हूं कि जी आपका बिजनेस है ना स्टूडेंट्स, आपने सपोज ये कि आज आपने कोई चीज सेल आउट की है, किसी बंदे पे क्रेडिट पे आपने एबीसी को आज 50,000 का जो भी आपके पास मर्चेंडाइजिंग था वो आपने सेल किया है। अब क्वेश्चन ये है कि यार जो आपने उसको चीजें क्रेडिट पे सेल आउट की है वो तो आपको एक महीने के बाद पैसे देगा, और आज आपकी उसके साथ बात हुई है, आप उसको जो चीजें ट्रांसफर करेंगे वो भी आप हफ्ते बाद ट्रांसफर करेंगे, और वो चूंकि अफ्रीका में रहता है उसके बाद 2 हफ्ते बाद उसको पहुंचेंगी, लिहाजा डिफरेंट डेट्स आ रही हैं। पहली डेट तो आज की आ रही है कि आपकी आज उसके साथ बात होगी है, दूसरी डेट ये आ रही है कि आप अपना माल कब उसको ट्रांसफर करेंगे, भेजेंगे, वो 1 हफ्ते के बाद उसको भेजेंगे। तीसरी डेट ये आ गई है कि उसको वो माल कब मिलेगा, उसको 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद माल मिलेगा, एक और डेट आपके पास है। और आखिरी डेट आपके पास ये है कि वो आपको कब पेमेंट करेगा, वो 2 महीने के बाद आपको पेमेंट करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि आपने जो 50,000 का रेवेन्यू है जो आपने सामान बेचा है, तो उसकी उसकी अमाउंट जो है वो आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन सी डेट में लिखनी है, आज लिखनी है, 2 हफ्ते बाद लिखनी है, 3 हफ्ते बाद लिखनी है, या महीने 2 महीने बाद जब पेमेंट होगी तब लिखनी है। ये बेसिक रूल होते हैं। इसीलिए यहाँ पे जरा गौर देखें, ये लिखा हुआ रेवेन्यूज जनरली रिकॉग्नाइज्ड। स्टूडेंट्स अपने पास नोट करें, रिकॉग्नाइज्ड का वर्ड जो है इसका मतलब है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग याद रखें, रिकॉग्नाइज्ड किसी चीज को अकाउंटिंग में जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो देन वी हैव टू रिकॉर्ड दैट पर्टिकुलर थिंग। जब हम किसी चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, चीजों को कंफर्म करते हैं कि ये दिस इज अकाउंटिंग प्रोसीजर, देन उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज या रिकॉर्डेड, एक ही बात होती है, इनको दोनों को आप एक तरह से देख सकते हैं। बीइंग अर्न्ड एट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन, कब अर्न होगा, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ, कैश इज रिसीव्ड, नहीं यहाँ पे तो हमने कैश की बात नहीं कर रहे, हम बेसिकली यहाँ पे अच्छा एक और चीज और से देखें कि यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि जी वी हैव टू systems. Number one system is called cash basis of accounting and other system is called accrual basis of accounting. अब हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये हमें कैश बेसिस की बात पूछ रहा है या accrual basis की बात पूछ रहा है? आपके माइंड में है ना कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होता है स्टूडेंट्स कि जब उसमें रिकॉर्ड कब होती है, जब एक्चुअली हम कभी किसी को कैश दे रहे होते हैं या किसी से कैश ले रहे होते हैं, मीन कभी कैश इनफ्लो होता है या कैश आउटफ्लो होता है, उस वक्त हम रिकॉर्ड करते हैं। अब मेरा जरा क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हमें ये कंफर्म करना है कि यार ये जो क्वेश्चन है ये कैश बेसिस के रिलेटेड है या एक्रूअल बेसिस के रिलेटेड है। तो जरा गौर से देखें, ये जो मैंने वर्ड सेलेक्ट किया हुआ है अर्न्ड, तो आपने देखा ना अर्न की वर्डिंग हमारे पास एक्रूअल बेसिस से आई है, और अर्न की वर्डिंग हमेशा लिंक कर दी जाती है आपके रेवेन्यू के साथ। जब अर्न की बात की जाए तो कंफर्म आपके माइंड में आ जाएगा दिस इज एक्रूअल मेथड और एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, नंबर वन। नंबर सेकंड,
अर्न की बात है तो एंड अर्न हमेशा रेवेन्यू की तरफ होता है। तो पहले तो हमें इशारा मिल गया कि ये एक्रूल बेसिस की बात पूछ रहे हैं। फिर हम पढ़ लेते हैं, रेवेन्यू जनरली रिकॉग्नाइज आर रिगार्डिंग बीइंग अर्न एट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन नंबर 1 इज द कैश इज रिसीव्ड। हाँ, ये ऑप्शन पहला ऑप्शन ठीक होता अगर यहाँ पे अर्न की वर्डिंग ना होती और हमें कोई इशारा दिया होता कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आप कब रिकॉर्ड करेंगे, तो यस कैश बेसिस के अंदर तो हम उसी वक्त रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा बिल टू कस्टमर है, तीसरा लिखा हुआ जी प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड, आखिरी लिखा हुआ गुड्स आर डिलीवर्ड। तो स्टूडेंट याद रखें कि बिल टू कस्टमर जिस दिन जिस डेट के अंदर हम अपने 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 कस्टमर को इनवॉइस भेजते हैं उसी दिन हमने उस ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करना होता है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको अपना रेवेन्यू कंसीडर करना होता है। सो ऑप्शन नंबर इसके अंदर अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नंबर नेक्स्ट, द अकाउंटिंग सिस्टम इन विच अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट हैविंग बिकम ड्यू फॉर पेमेंट और रिसीट इज नोन एज। जरा गौर से देखें क्या कह रहा है कि अकाउंटिंग सिस्टम एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है जी, देयर आर मल्टीपल अकाउंटिंग सिस्टम्स। कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम, किस अकाउंटिंग सिस्टम की ये बात कर रहा है, इन विच अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट हैविंग बिकम ड्यू। यहां पे जरा गौर देखें, बिकम ड्यू फॉर पेमेंट और रिसीट इज नोन एज। यहाँ पे सिर्फ यही दो कीवर्ड है, यहाँ पे ड्यू की बात की जा रही है। तो याद है ना कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर देयर इज नो क्रेडिट, कैश बेसिस के अंदर सिर्फ नकद होता है, या तो कैश इनफ्लो होता है, कैश आपके पास आ रहा होता है, या कैश आपके पास जा रहा होता है। देयर इज नो आइडिया ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल या ड्यू। ड्यू का मतलब है उधार। तो आपके तो कैश बेसिस के अंदर तो किसी किस्म का कोई उधार नहीं होता, तो किस में होता है, एक्रूवल बेसिस के अंदर होता है। सो सिंपल सी बात है, ये आपको एक्रूवल बेसिस के बारे में पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, सिस्टम और बेसिस आर सेम थिंग। इसमें भी लिखा जा सकता है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद लिखा हुआ है जी करंट अकाउंटिंग पीरियड accrual system and none of above, this mean this is the right option of the accrual। ऐसा वो सिस्टम, ये सिंपल क्वेश्चन में ये पूछ रहा है स्टूडेंट आसान लफ्जों में कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर क्रेडिट भी इन्वॉल्व होता है वो कौन सा है, तो हमें पता है वो accrual basis of accounting है। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, हमें छोटे छोटे से हमने आईडी देखे कि बुक कीपिंग इज द इनिशियल स्टेज है जहां पे एक बंदे के पास, अभी तो आप लोग समझते हैं जर्नल लेजर की सिर्फ उसके पास जर्नल लेजर और इवन चले ट्रायल बैलेंस तक जिस बंदे के पास नॉलेज है तो ई आर शी इज अ बुक कीपर। उसके ऊपर अगर चला जाए तो अकाउंटिंग एंड लास्ट वन इज अकाउंटेंसी। तो इसमें कह रहा है कि जी बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आगे क्या कह रहे हैं, इंटरप्रेटिंग द डेटा, नहीं, इंटरप्रेटिंग द डेटा इज द पार्ट ऑफ अकाउंटेंट, कि जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे फिर उसको आपने इंटरप्रेट भी करनी है। फिर क्या कह रहे हैं, डिजाइनिंग द सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग क्लास, नहीं, डिजाइनिंग या स्ट्रेटेजिक डिसीजन जितने भी होंगे वो बुक कीपर नहीं कर सकता। बुक कीपर ऐसा अकाउंटिंग में बंदा होता है जिसके पास बिल्कुल बुनियादी और इनिशियल उसके पास रिकॉर्ड नॉलेज होता है, जिसको सिंपल मैंने जर्नल लेजर के बारे में लिखा है। सो वन ऑप्शन फर्स्ट ए इज द राइट ऑप्शन रिगार्डिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन हैज अ डुअल एस्पेक्ट कांसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे जो बात की जा रही है स्टूडेंट, डुअल एस्पेक्ट्स, दो एस्पेक्ट। अकाउंटिंग तो नाम ही दो एस्पेक्ट्स का है, एक डेबिट एक क्रेडिट, ये एक इनफ्लो एक आउटफ्लो। और दुनिया में देख लें बिजनेस की बात की जा रही है, हम अकाउंटिंग को बिजनेस अकाउंटिंग को देख रहे हैं, तो याद रखिएगा दुनिया में दिस इज अ नेचुरल फिनोमिना, दिस इज अ ऑर्गेनिक फिनोमिना, कि जब भी आप किसी से कोई चीज रिसीव करते हैं तो इन रिटर्न उसको उतना बेनिफिट आप देते भी हैं। सिंपल लफ्जों में आप जितना बेनिफिट ऑब्टेन करते हैं तो उसी के अगेंस्ट उतना बेनिफिट या जो भी आप देख सकते हैं आप उसको दे भी रहे होते हैं। मीन ये बाय डायरेक्शनल होती है, कभी भी सिंगल डायरेक्शनल नहीं होती, या वन वे नहीं होता, ये टू वे ट्रैफिक है। और अगर ट्रू वे ट्रैफिक है, ये एक लॉजिकल प्रूफ है, तो उसी के बेस पे अकाउंटेंट्स ने दो चीजों को डिवाइस किया है, वन इज कॉल्ड अ डेबिट, अदर वन इज कॉल्ड अ
क्रेडिट। और इसी सिस्टम को जिसमें हर ट्रांजैक्शन के कम से कम दो एस्पेक्ट देखे जाते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम दो होंगे, मिनिमम एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, दैट इज अ डुअल एस्पेक्ट है। और ये डुअल एस्पेक्ट को देख ले क्या कह रहे हैं, मैं फिर पढ़ता हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन हैज अ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। नंबर वन इज अ कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। नहीं, देखो कैश सिस्टम क्या था, कैश सिस्टम में अगर आप गौर से देखें तो वो ये डुअल एस्पेक्ट नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर तो कुछ चीजें, उसमें तो जो फोकस हमारा होता है वो रिसीट और पेमेंट पे होता है। दूसरा देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं, सिंगल एंट्री के अंदर आपने देखा है, हमने बात की थी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम और सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। सिंगल एंट्री से जरूरी ये नहीं है कि हर ट्रांजैक्शन की सिर्फ एक एंट्री पास की जाए, ये सिंपल इसका नाम है। सिंगल एंट्री को अगर सिंपल में बोलूं तो दिस इज कॉल्ड अ पार्शियल एंट्री। आप कुछ ट्रांजैक्शन के लिए तो डबल एंट्री करेंगे जरूर, कुछ ट्रांजैक्शन के लिए आप एक एस्पेक्ट देखेंगे और कुछ ट्रांजैक्शन के लिए आप बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, दैट इज कॉल्ड सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम और अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। यहाँ पे स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, अब जरा गौर करें, क्वेश्चन को भी पढ़ें और फिर जरा ये दो लास्ट ऑप्शन को देखें। तो ये दोनों ऑप्शंस इसमें किसी न किसी हद तक ठीक है, लेकिन हमें मोस्ट सुटेबल की तरफ जाना पड़ेगा। मैं दोबारा ट्रांजैक्शन को पढ़ता हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, ये बात हमारे पास इशारा कर रहे हैं सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग का, हैज अ डुअल एस्पेक्ट। लिहाजा यहाँ पे देखिए सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग की बात की जा रही है, ठीक है। तो हम इसके लिए एक्रूल, अगर हमारे पास एक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में अगर आप गौर से देखें तो एक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में भी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम होती है, लेकिन अगर देखें यहाँ पे उसने क्लियर डबल एंट्री सिस्टम ही हमें दे दिया जो बिल्कुल मोस्ट सुटेबल है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर ये डी ऑप्शन चले, मैं क्लिक करके देखता हूं, यस यस दिस इज राइट ऑप्शन। अगर स्टूडेंट्स मेरी बात सुने, अगर आपके पास ये इस तरह की क्वेश्चन के अंदर ये फोर्थ ऑप्शन ना होती, मैं सपोज करता हूं, तो फिर क्या करते, यस एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी इसके करीब करीब हो जाता। इसलिए कि एक्रूअल बेसिस के अंदर भी आपने देखा है कि हम डेबिट और क्रेडिट को दोनों को रिकॉर्ड करते हैं, लिहाजा मोस्ट सुटेबल ऑप्शन हमारे पास डी था, जो शो कर रहा है कि डुअल एस्पेक्ट हम किस सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं, दैट सिस्टम इज कॉल्ड डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। आगे चलता हूं, द डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द परचेज ऑफ एसेट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द, देखो मेरी बात सुनो, बिजनेस के अंदर देयर आर टू काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। नंबर वन एक्सपेंसेस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो डे टू डे होते हैं, और नंबर सेकंड एक्सपेंसेस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंसेस या कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल स्टूडेंट्स एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो एसेट एक्विजिशन के अगेंस्ट होते हैं, जहाँ पे हमें कोई बड़ा एसेट परचेज करना होता है, और अगर बड़ा एसेट है तो उसके लिए हमें एक बड़ी पेमेंट्स भी देनी पड़ती है, या लॉन्ग टर्म हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती है। तो याद रखें कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा के लिए आपके बिजनेस को होगा, तो दैट मस्ट बी अथोराइज्ड बाय द सीनियर मैनेजमेंट। कोई आप अपनी एसेट रिलेटेड या कोई आगे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जिसका बेनिफिट अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म पे स्प्रेड करेगा, तो उसके लिए हमें जो अथोराइज होना चाहिए, द डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू परचेज ऑफ एसेट मस्ट बी अथोराइज्ड। जो आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वोचर वगैरह, उसको आपका जो सीनियर मैनेजर है वो अथोराइज करेगा, देन उसको फिर प्रोसेस में लेके आएंगे। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग 9 नंबर पे हम आते हैं। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अगेन अक्रूवल बेसिस मैंने आपको बताया, बार बार हम बात करें, accrual basis is most a suitable method in accounting, जिसकी बेस पे हम ट्रू एंड फेयर हमारे पास प्रॉफिट और रेवेन्यू की पोजीशन नजर आती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि रिजल्ट इन द हायर इनकम देन द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, नहीं ये कभी the result in the higher income than the cash basis of accounting, देखो हम इसको रूल नहीं बना सकते हैं, हो सकता है फॉर एग्जांपल आप एक ही बिजनेस का एक्रूवल बेसिस भी मेंटेन कर रहे हो, कैश बेसिस भी, कंपैरिजन के लिए अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो हो सकता है कि आपका एक्रूवल बेसिस की वैल्यू ज्यादा हो और कैश बेसिस की कम हो, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, लेकिन देयर इज नो रूल, ऐसा ये कोई मतलब एक नहीं है। इज नॉट एक्सेप्टेड अंडर द गैप, ये उल्टी बात उसने कर दी है। हालांकि जो आपका एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, accrual basis is accepted under the gap. gap stand for the generally acceptable accounting principles. अब इसके अगेंस्ट जो हमारे पास accrual basis of accounting है और दूसरा आपको पता है cash basis of accounting है, तो स्टूडेंट cash basis of accounting जो है which is not accepted under the
जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, लेकिन ये तो एक्सेप्ट कर रहा है, लिहाजा उल्टी बात लिखी हुई ये भी नहीं है। नेक्स्ट है कि लीड टू रिपोर्टिंग ऑफ मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन देन डज द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स मेरी बात सुनो, छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। फॉर एग्जांपल आज मैं सपोज करता हूं कि 25 दिसंबर है और आज मैंने एक थर्ड पार्टी पे सेल्स की अबाउट 200,000 रुपीज। तो क्या होगा अगर मैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को डील कर रहा हूं और उस पार्टी ने मुझसे ये कहा है कि जी मैंने आपको 20 दिन के बाद आई विल पे यू, तो वो आगे जनवरी के महीने में 15 ऑफ जनवरी को पे करेगा। तो अगर मेरे पास कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होगा तो आज मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, इसलिए कि कैश बेसिस के अंदर ये होता है कि मैं उस वक्त रिकॉर्ड करता हूं जब मैं एक्चुअली कैश रिसीव करूंगा। आज तो बंदे को मैंने उधार दिया है, आज बंदे को 25,000 की मैंने चीजें दे दी हैं, वो लेके चला गया है, मेरे पास कमिटमेंट है, मैंने अपने पास कुछ रिकॉर्ड नहीं किया आज मेरे पास। अब मैं चूंकि मैं आपको मैं बताना ये चाह रहा हूं कि मैं अगर कैश बेसिस यूज कर रहा हूं, अब जरा इसको दूसरी तरह से देखें। अगर स्टूडेंट मैं एक्रूअल बेसिस यूज कर रहा हूं तो आज मैं एंट्री पास करूंगा 25 दिसंबर, डेबिट करूंगा अकाउंट रिसीवेबल को और क्रेडिट करूंगा सेल्स को, और यू नो सेल इज द रेवेन्यू। और अल्टीमेटली दिसंबर 31 को मेरा फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होगा तो वहां पे मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा, उसमें यही 25,000 रेवेन्यू शो होगा आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर, जिससे अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट एक फेयर एंड ट्रू पोजीशन पे आएगा। लेकिन अगर आप कैश बेसिस को कंपैरिजन करें तो 31 तारीख को, 31 दिसंबर को जो 25,000 की चीजें सेल आउट किए हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है 31 दिसंबर को। लिहाजा आपका जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो फेयर नहीं है, वो ट्रू नहीं है। लेकिन अगर आप इसको देखें एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को लीड्स टू रिपोर्टिंग द मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन देन डज द कैश बेसिस। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग इज कंसिडर्ड, मैन्युफैक्चरर, अब जरा देखते हैं बिजनेस की एक टाइप है मैन्युफैक्चरर। आपको पता है जो मैन्युफैक्चरर ऐसा होता है जो बेसिकली रॉ मटेरियल से बिजनेस, रॉ मटेरियल से स्टार्ट करता है, रॉ मटेरियल लेके आता है, उस पर लेबर वगैरह पुट करता है, उसमें एफओएच करता है और देन एक नया प्रोडक्ट बनाता है। जो नया प्रोडक्ट बनता है वो अपने पुराने प्रोडक्ट से एंटायरली डिफरेंट होता है। अब क्या कह रहे हैं, मैन्युफैक्चरर इज कंसिडरिंग द पॉइंट इन विच अ ट्रांजैक्शन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। अगेन रिकॉग्नाइज का मतलब है कि वो ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड की जाएगी, रिकॉग्नाइज अगेन विद इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे एक और चीज आ गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको अपने पास नोट करें। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द सेम एज अ इनकम स्टेटमेंट। जो हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ना, इनकम स्टेटमेंट याद आ गया ना क्या चीज है। इनकम स्टेटमेंट बड़ी सिंपल सी चीज है भाई, सबसे ऊपर लिखा जाता है रेवेन्यू, जितने आपके पास बिजनेस के अंदर जो कुछ आपने कमाया, जितना कुछ आया बिजनेस ऑपरेशन से, वो आपकी डायरेक्टली ऑपरेशन है या इनडायरेक्ट ऑपरेशन है या अदर ऑपरेशन है व्हाटएवर। उसके बाद उसके नीचे लिख लें जो खर्चे हुए हैं, जितने भी खर्चे हैं उसको उसके नीचे लिखें, माइनस करें, तो नेट नेट प्रॉफिट आ जाएगा या नेट लॉस आ जाएगा। सिंपल है ना। अगर रेवेन्यू 1 लाख है, 80,000 आपका खर्चा है तो 20,000 प्रॉफिट आ जाएगा। अगर रेवेन्यू 1 लाख है और 120,000 आपका खर्चा है तो 20,000 लॉस आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। इसी तरह की हम एक अकाउंट बनाते हैं। बेसिकली इनकम स्टेटमेंट इज अमेरिकन टर्मिनोलॉजी वाइल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी। तो क्या कह रहे हैं, मैं फिर इसको पढ़ता हूँ। ये दो चीजें हमने क्लियर की, प्रॉफिट एंड लॉस की बात की, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात की और रिकॉग्नाइज की बात की। अब जरा at which of the following stages is the permitted। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। A manufacturer is considering the point at which a transaction can be recognized within its profit and loss account, at which of the following stage is permitted। वो कहना ये चाह रहा है कि भाई एक जो मैन्युफैक्चरर बिजनेस है वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कब रिकॉग्नाइज करेगा। तो देख लेते हैं। नंबर 1 क्या है, प्रोडक्ट एक्सेप्टेड बाय कस्टमर। देखो ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, क्या एक एक बंदा मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोडक्ट हजारों में बना के उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर दे कि जी हमें प्रॉफिट हो गया। नहीं, अभी तो उसके पास पड़ा हुआ है माल। माल तो उस वक्त प्रॉफिट की पोजीशन पे जाएगा, उस वक्त द पार्ट ऑफ ऑपरेशंस बनेगा जब वो सेल आउट किया जाएगा। लिहाजा दूसरी ऑप्शन तो कतन नहीं है। तीसरी क्या है, सैंपल प्रोडक्ट रिक्वायर्ड बाय कस्टमर। भाई अभी तो कस्टमर ने आपसे चीज मांगी है,
अभी तो सिर्फ उसने कोटेशन भेजी और सैंपल देख रहा है आपको, हो सकता है उसको पसंद ना आए, हो सकता है पसंद आ भी जाए, लेकिन इस पॉइंट पे अगर एक चीज आपने अपने कस्टमर को भेज के उसको वहां पे रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते ना। आगे चलते हैं, ऑर्डर प्लेस फॉर अ गुड्स। तो इसमें जो ऑर्डर प्लेस ऑफ गुड्स, तो यहाँ पे इसका जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है वो है प्रोडक्ट एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर। जब याद रखेंगे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर जब भी आपका 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 जो भी कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को जब एक्सेप्ट कर देता है, देन यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो 10 आउट ऑफ 10, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। आगे चलता हूँ स्टूडेंट्स, ये पहले 10 एमसीक्यूज थे, मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। इसमें मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ज्यादा की है, आगे चल के हम यही चीजें फिर रिपीट होंगी तो हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अ कंपनी सोल्ड 400,000 ऑफ मर्चेंडाइजिंग फॉर कैश। स्टूडेंट इस तरह से गौर से एक एक वर्ड को काइंडली पढ़ना है। एक वर्ड यहाँ पे जो कैश लिखा हुआ है, अगर इसको क्रेडिट कर दिया जाए तो सारी चीजों को उल्टा कर दिया जाता है। लिहाजा एक एक चीज को, एक एक वर्ड को गौर से पढ़ते हैं। किसी अपने पास जरूर नोट भी करें, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत से आपके पास क्वेश्चन आ रहे होंगे, अपने पास नोट करें, आखिर में मैं आपके क्वेश्चंस भी लूंगा। कैश 120,000, फिर दोबारा पढ़ते हैं। कंपनी सोल्ड 400,000 ऑफ मर्चेंडाइज फॉर कैश एंड रुपीज 120,000 ऑफ मर्चेंडाइजिंग टू क्रेडिट कस्टमर। दो चीजें जी, इन्होंने मिक्स सेल्स की है, इन्होंने 4 लाख की कैश सेल्स की है एंड डिड 120,000 ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मीन 5,20,000 की पूरी सेल होगी जी, 4 लाख नकद हो गया और 1,20,000 उधार हो गया। फिर क्या होगा? हु विल पे फॉर द मर्चेंडाइजिंग इन द लेटर टाइम पीरियड। ठीक है जी, उधार ही दी है तो ये तो हमें ऑब्वियस है, आज उनको उधार दिए कल वापस करेंगे। करना क्या है? हाउ मच रेवेन्यू शुड बी रिपोर्टेड ऑन द इनकम स्टेटमेंट ऑफ द करंट टाइम पीरियड। देख लो यहाँ पे मेंशन भी नहीं है। तो एक और चीज भी याद रखें स्टूडेंट आज के बाद, कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को मेंशन नहीं भी किया जाएगा। हमें पता है कि हमने थ्रू आउट द कोर्स आपका एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करना है। अब आप एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं, आपसे सिंपल ये पूछा जा रहा है कि 4 लाख की नकद सेल की है, 1,20,000 की उधार सेल की है। अब अंडर द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आप रेवेन्यू की कितने अमाउंट लिखेंगे? क्या आप 4 लाख लिखेंगे, क्या आप 1,20,000 लिखेंगे, या आप दोनों लिखेंगे? तो आंसर इज बोथ, because accrual basis of accounting consists of a कैश एज वेल एज द क्रेडिट, दोनों चीजों को शामिल कर दिया जाता है एक्रूअल बेसिस के अंदर। सो द राइट ऑप्शन इज द 520,000, ऑप्शन डी। Voucher is used to record transactions that do not affect the cash and bank. By the way, students, the vouchers, as far as the voucher is concerned, there are 3-4 type of vouchers. Number one voucher is called cash। दो तरह से देख लें, एक पहला वोचर जो होता है वो कैश वोचर होता है और दूसरा नॉन कैश वोचर होता है। पहला जो कैश वोचर होता है स्टूडेंट, उसकी भी दो टाइप्स होती हैं, एक रिसीट कैश होता है और एक पेमेंट कैश होता है। और दूसरा जो नॉन कैश है उसको हम जर्नल वोचर बोलते हैं। मीन तीन चीज वोचर्स की तीन टाइप्स अपने माइंड में रखें। नंबर वन, अगर आप कोई कैश रिसीव करेंगे तो उसके अगेंस्ट वोचर जो बनेगा वो कैश रिसीव्ड वोचर बनेगा। अगर आप किसी को पे कर रहे हैं, पेमेंट कैश बिजनेस से जा रहा है और आपने वोचर बनाना है तो पेमेंट वोचर बनाएंगे। अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश ना डेबिट पे है ना कैश क्रेडिट पे है, जो कैश में नहीं है, अदर देन कैश है, कोई डेप्रिसिएशन की बात है या किसी और चीज की बात है, तो फिर क्या करेंगे? वहां पे तो हमारे पास ना कैश रिसीट हो रहा है ना कैश आउटफ्लो हो रहा है, फिर हम बनाएंगे दैट इज कॉल्ड जर्नल वोचर। जर्नल वोचर, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है? वोचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन दैट डू नॉट अफेक्ट द कैश एंड बैंक इज कॉल्ड अ जर्नल वोचर। देखिए ये लिखा हुआ है पेमेंट वोचर। पेमेंट वोचर उस वक्त होगा जब आप कैश पेमेंट करेंगे। ये क्या कह रहा है? कैश वोचर। और इसके बाद क्या कह रहा है? ये जर्नल वोचर। तो ऑप्शन नंबर ये जो है सी इज अ बेस्ट ऑप्शन। आइटम सच एज द सेल्स स्लिप, check, bill, you know, bill is the British terminology, while note is the American terminology. Invoices example of source documents। ये जितने भी हमें पता है कि हमने ऑब्जेक्टिविटी की खातर अंडर द गैप जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ऑब्जेक्टिविटी, कि कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसके ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंट अपने पास मेंटेन करेंगे फॉर द ऑडिट पर्पसेस। सो दीज ऑल डॉक्यूमेंट्स आर
are classified as the source document. Option number 4 is the right option. Next one, the purchasing procedure which document will usually follow the goods receive note. अब इसको जरा गौर से देखें क्या कह रहा है मैं परचेजिंग प्रोसीजर के अंदर नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन चलें जो भी पॉइंट हो मैं बता दूंगा यहाँ पे कि देखो मेरी बात सुनो, परचेज का कैसे प्रोसीजर होता है, मोटी मोटी बातें से बातें ये होती है। परचेज नॉर्मली याद है कि परचेज इज डन थ्रू द परचेज डिपार्टमेंट। एक मिडिल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परचेज का अपना डिपार्टमेंट होता है। फॉर एग्जांपल यू आर एम्प्लॉय और यू आर अ बिजनेसमैन व्हाटएवर, तो अगर आपको फॉर एग्जांपल यू नीड अ लैपटॉप, तो आप अपना लैपटॉप की रिक्वेजिशन भेजेंगे अपने परचेज डिपार्टमेंट के अंदर। परचेज डिपार्टमेंट रिक्वेजिशन मीन रिक्वेस्ट भेजेंगे कि आई नीड अ लैपटॉप। तो आप डायरेक्ट परचेज नहीं करेंगे, आपका जो परचेज डिपार्टमेंट है वो करेगा। वो क्या करेगा, देन वो मार्केट के अंदर कोटेशन डिमांड करेगा डिफरेंट कंपनी से 2 3 4 कंपनी से, जी हमें ये चाहिए कोटेशन, उसका सैंपल वगैरह लेगा। देन प्राइस कंपैरिजन होगी, देन उसके बाद फिर उसकी चीजें होती हैं वगैरह वगैरह। सो विच डॉक्यूमेंट विल बी यूजुअली फॉलो द गुड्स रिसीव नोट, कि जी गुड रिसीव नोट जब आपको मिल जाएगा, आप बल्कि आप ऐसे करें, फॉर एग्जांपल अगर आपने परचेज किया है तो गुड रिसीव नोट आप सेंड करेंगे सेलर को, तो उसके बाद सेलर क्या करेगा, डेफिनेटली जब जब सेलर ने आपको एक चीज भेजी है जो आपके पास पहुंच आई है और आप उस चीज से सेटिस्फाइड है, देन यू मेक अ रिसीव नोट, कि आप रिसीव नोट बना के उसको भेजेंगे, डॉक्यूमेंट जो सजेस्ट करेगा कि जी जो भी रिक्वायर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी या क्वालिटी थी वो आपने रिसीव कर दिए। उसके बाद फिर नंबर होता है इनवॉइस का। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज इनवॉइस। Which of the following is an advice of employee earning? Advice का यहाँ पे मतलब सिंपल प्रूफ ऑफ एम्प्लॉय अर्निंग। हमने सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो एम्प्लॉय के रिलेटेड है। नंबर 1 एडवाइस नोट नहीं, परचेज ऑर्डर नहीं, पे स्लिप यस, आखिर में कोटेशन। तो पे स्लिप इज एडवाइस है जो एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल जैसे जैसे सैलरी आपको इश्यू होगी तो साथ एक डॉक्यूमेंट भी इश्यू होगा जिसके ऊपर कंप्लीट लिखा होगा कि आपकी बेसिक सैलरीज कितनी है, आपका हाउस रेंट कितना है, उसमें डिडक्शंस कितनी हुई है, गवर्नमेंट की कितनी है, आपका जीपी फंड कितना है वगैरह वगैरह। तो दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अ पे स्लिप। 16 पे चले जाते हैं। द जर्नल एंट्री विच रिक्वायर मोर देन 2 अकाउंट्स इज कॉल्ड। सिंपल सी बात है कि एक जर्नल एंट्री विच रिक्वायर मोर देन 2 अकाउंट इज कॉल्ड। अगर एक एंट्री पास करते हैं स्टूडेंट जिसके अंदर 2 अकाउंट, जिसमें मोर देन 2 अकाउंट्स होते हैं, मीन उसमें हो सकता है एक से ज्यादा डेबिट हो या एक से ज्यादा क्रेडिट हो, तो इस तरह की अकाउंट को हम डबल एंट्री नहीं कहते हैं। डबल एंट्री तो जनरली सब बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पे विद इन डबल एंट्री हमारे पास 2 किस्म की एंट्रीज होती है। नंबर 1 एंट्री इज कॉल्ड सिंपल एंट्री, जहां पे आपके पास एक एस्पेक्ट डेबिट होता है और एक ही एस्पेक्ट आपके पास क्रेडिट होता है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास अगर आपके पास एक से ज्यादा डेबिट है स्टूडेंट्स, या एक से ज्यादा क्रेडिट है, या दोनों एक से ज्यादा हैं, तो दैट एंट्री इज कॉल्ड अ कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड सिंपल एंट्री एंड अ कंपाउंड एंट्री। सिंपल एंट्री इज द सिंपल थिंग एंड अगर उससे ज्यादा है तो कंपाउंड आ जाएगा। 17 में चलता हूं। अकाउंट विच रिकॉग्नाइज एन इवेंट एज अ ट्रांजैक्शन व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। देख लो कि हमने कब रिकॉर्ड करना है, रिकॉग्नाइज करना है ऐसे इवेंट में जहां पे कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो की बात की जाए। तो इस तरह को हमें पता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, पहले आपने सारी जरूर देखनी है। अच्छा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कास्ट अकाउंटिंग और नन ऑफ अबव। फिर 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद फिर डिसाइड करना है, पहले से डिसाइड नहीं करना। इसलिए कि इस तरह के क्वेश्चन के अंदर बहुत से ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहाँ पे बी सी की ऑप्शन भी आपके पास होती है कि एक क्वेश्चन के अंदर 2 सूटेबल ऑप्शंस होते हैं और उसकी ऑप्शन नंबर पहले बंदा जाए कि पहले क्लिक नहीं करना, आगे पूरे पढ़ने हैं। तो यहाँ पे क्या था, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। Which of the following present key aspect of a process of accounting in the correct chronologically order? कौन कौन सा होगा? नंबर 1 क्या है जी, कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेट आखिर में होता है। सबसे पहले क्या है, रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड नहीं, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। रिकॉर्ड यस, ये आइडेंटिफाई किया जाता है ना ट्रांजैक्शन को। आपने अकाउंटिंग साइकिल के अंदर देखे, आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप, देन यू हैव टू रिकॉर्ड एंड देन कम्युनिकेट। लॉसेस नॉर्मली हैव, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि लॉसेस का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है। अच्छा, लॉसेस का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, प्रॉफिट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है। प्रॉफिट का नॉर्मल बैलेंस
को याद रखने के लिए याद रखें प्रॉफिट इज द प्रो टू ओनर इक्विटी अकाउंट, कि वो ओनर इक्विटी अकाउंट जैसा है प्रॉफिट, कि वो इसलिए जैसा है कि वो ओनर इक्विटी में इजाफा करता है, तो लिहाजा ओनर इक्विटी का नॉर्मल बैलेंस तो याद है ना क्रेडिट होता है, तो याद रखें प्रॉफिट का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है और लास्ट का फिर क्या क्या होगा, डेबिट होगा, डेबिट बैलेंस। लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वोचर, वोचर नहीं, हमने पता है हमें जर्नल वोचर होता है, रिसीट और पेमेंट होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीट वोचर, दिस इज अ काइंड ऑफ वोचर, पेमेंट वोचर, दिस इज आल्सो काइंड ऑफ वोचर, जर्नल वोचर इज आल्सो काइंड, एंड लास्ट वन इज अ लेजर वोचर, इज नॉट अ लेजर वोचर, लेजर वोचर कोई ऐसा लेजर नहीं है जिसका कोई वोचर हो। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग साइकिल। if you have any question regarding this चैप्टर जो मैं आस्क, आपके पास टाइम है जी? सर देखो कैश बेसिस में हम लोग बस अकाउंट पे, मुझे आपके अकाउंट पे सर काइंडली दोबारा बात कीजिए, आपकी आवाज थोड़ी कटी हुई आ रही है। मैं कह रहा हूँ सर कि कैश बेसिस में हमारे पास अकाउंट पेएबल वाला सिस्टम है जी। आपकी आवाज सर कैश बेसिस में हम ये कैसे मतलब रिकॉर्ड कि हमने किसको कितनी गुड्स दी और कितने पैसे लेने हैं। अच्छा ठीक है, जो आपकी आवाज मुझे थोड़ी कटी कटी हुई आई है, जो मुझे समझ आई है, लेकिन आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। इनका क्वेश्चन ये है कि देखें हमारा तो बिजनेस चलता है, बिजनेस के अंदर तो हम सपोज करते हैं हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर यूज कर रहे हैं, तो फिर कैसे पता चलेगा, हमारे पास तो रिकॉर्डिंग ही कोई नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आज हमने एक चीज सेल कर दी है, 2 महीने के बाद पैसे लेने हैं, तो 2 महीने बाद हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किससे और कितने पैसे लेने हैं। मैं आई थिंक आपका ये क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट उसी के लिए ये चीज होती है। नॉर्मली हम क्या, जो पुराने दौर में ये जब अकाउंटिंग इस तरह की चलती थी उस वक्त क्या होता था, उस वक्त ये होता है कि आपका ये जो आपने सेल्स की है इसकी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन मेमोरेंडम कहीं रिकॉर्ड करेंगे। एक याद रखें अकाउंटिंग के अंदर वन एंट्री विच इज कॉल्ड अ मेमोरेंडम एंट्री विच हैज नो इफेक्ट इन द फॉर्मल ट्रांजैक्शंस। वो फॉर्मल आपकी प्रोसीजर पे कोई इंपैक्ट नहीं रखती, लेकिन मेमोरेंडम का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है अपने याद के लिए। आपने देखा ना ये इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जो हमारे पास शॉपकीपर्स हैं या जो भी हमारे दोस्त हैं, उनको अगर गौर से देखें ना, रात को जब घर जाएंगे तो उनके पास एक कॉपी जरूर होगी, रत्ती कॉपी, सुरख सुरख सी कॉपी है ब्लैक कॉपी। वो जरूर इसलिए होगी कि उसके अंदर उन्होंने अपने याददाश्त के लिए बहुत सी चीजें लिखी होती हैं। तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन ये है, आपका आंसर ये है आपके लिए कि वो जरूर किसी जगह रिकॉर्ड जरूर करेंगे अपने पास, किसी इनफॉर्मल अपनी डायरी के अंदर, अपनी कहीं कॉपी के अंदर, लेकिन वो अपने ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। जी ये नहीं आता? सर आपने एक बताया था ना कि जब कैश आते हैं या जाते हैं तब वो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, और एक्रूअल बेसिस तब होता है कि जब अकाउंट में अकाउंट रिसीवेबल भी हो और पेएबल भी हो। जी एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग होती है। तो सर 17 एमसीक्यू में फिर कैश, वो मुझे एमसीक्यू समझ नहीं आया, उसमें आपने लिखवाया कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, देखते बेटा, चले ये मैं 17 पे यहाँ पे कह रहे हैं कि अकाउंटिंग की बात के विच रिकॉग्नाइज एन इवेंट एज द ट्रांजैक्शन व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। देखो सिंपल, आप एक माइंड में याद रखें। अब बात क्या है, अब आप सिस्टम, दोनों सिस्टम के नाम जरा याद रखें। पहला सिस्टम कह रहा है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब आपकी अकाउंटिंग विल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अ कैश, मतलब आपकी अकाउंटिंग कंडक्ट की जाएगी, आपकी अकाउंटिंग चलाई जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ अ कैश। जब भी कैश आएगा तो आपकी अकाउंटिंग में कुछ लिखा जाएगा, और जब भी आपकी कैश जाएगा तो आपकी अकाउंटिंग से कुछ लिखा जाएगा। ये बात समझिए। दूसरी चीज है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल को चले हम एक तरफ छोड़ देते हैं, उसको हम ये भी लिखते हैं कि उसमें सब कुछ आता है, उसमें कैश भी है, उसमें क्रेडिट भी है, दैट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ अ सिस्टम। तो यहाँ पे जरा देखें तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अकाउंटिंग विच रिकॉग्नाइज, वो कौन सा अकाउंटिंग है जहां पे रिकॉर्ड किया जाता है एन इवेंट, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई ट्रांजैक्शन का इनिशियल पार्ट इवेंट होता है, एज द ट्रांजैक्शन व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और पेड। वो कौन सी अकाउंटिंग है जहां पे अकाउंटिंग उस वक्त की जाती है जब कैश या तो आता है या कैश आपके पास से जाता है। तो जरा गौर कीजिएगा,
अब आपका क्या ख्याल है, ये कैश बेसिस होगा या एक्रूअल बेसिस होगा? दिस इज अ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। चूंकि कैश में हमें इतना पता है कि कैश बेसिस के अंदर जब भी कैश आएगा तो हम अकाउंटिंग, देखिए अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग ये है ना कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल में एंट्रीज पास करते हैं, फिर लेजर बनाते हैं और प्रोसीड, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग ना। तो अगर कैश आएगा या कैश जाएगा, वो अकाउंटिंग जो है दैट इज कॉल्ड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और उसके अलावा अगर जिसमें क्रेडिट भी इन्वॉल्व हो दैट इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एनी अदर? अच्छा जी, सो मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर स्टूडेंट्स। सर एक क्वेश्चन था। जी जरूर। सर आपने बताया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी है, तो उसकी अमेरिकन टर्मिनोलॉजी आपने क्या बताया था? इनकम स्टेटमेंट। यस, इनकम स्टेटमेंट। बल्कि ओके सर, थैंक यू। वेलकम। एक छोटी सी चीज आपके लिए इसमें एक और तरह भी ऐड कर दें स्टूडेंट, ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। स्टूडेंट ऐसा है ना कि जो इनकम स्टेट हम अब आज भी इंशाल्लाह इसमें हम डिटेल से बात करेंगे, उसके अगेंस्ट आपने उसको लिखे इनकम स्टेटमेंट द अमेरिकन टर्मिनोलॉजी और ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी में पूरा नाम लिखना ज्यादा मजा आएगा। इस अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, लेकिन इसका कंप्लीट नाम थोड़ा बड़ा है। इसको लिखें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज अ कंप्लीट नेम, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इंशाल्लाह आप नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर इसको कंप्लीट देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा जब भी आपके माइंड में आ जाएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक और चीज भी है, मैं नहीं जाना चाह रहा हूं लेकिन चलो एक पॉइंट आपने रेस किया तो मैं बता देता हूं स्टूडेंट्स। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अलग अलग भी बनाएंगे हम और एक जगह भी बनाएंगे, लेकिन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द सिमिलर टू द इनकम स्टेटमेंट। चले जी, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज कौन सा था, अकाउंटिंग साइकिल डन। हम आगे बात करते हैं अकाउंट जर्नल एंट्रीज पे। जी स्टूडेंट्स, इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉपर अगर खुल जाए, जी स्टूडेंट, हाँ इसमें हम इंशाल्लाह जनरल एंट्रीज के एमसीक्यूज को देखेंगे। देन वी स्टार्ट द अमाउंट ब्रॉड इन। आपने बड़े गौर से एक एक वर्ड को देखना है। द अमाउंट ब्रॉड इन बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस शुड बी क्रेडिटेड। कि जी जब बिजनेस में ओनर पैसे लेके आता है तो फिर एंट्री में क्रेडिट कौन सा होगा? हमें बहुत सिंपल याद है कि हमारे पास इसके लिए कोई जनरल एंट्री है ना। यस, जनरल एंट्री के लिए अगेन वही आपके पास माइंड में आपका रूल याद हो, आपको याद होगा जो हमने टेबल बार बार ड्रा की थी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में गौर करें तो एसेट, ड्राइंग और एक्सपेंस आपके पास मौजूद थे। राइट हैंड साइड पर गौर करें तो आपके पास एसेट के अगेंस्ट लाइबिलिटीज, ऑन इक्विटी और रेवेन्यू मौजूद था। लेफ्ट हैंड साइड का अकाउंट डेबिट अकाउंट है और राइट हैंड साइड के क्रेडिट अकाउंट है। ये इसके बाद सारा वही एक ही मेन वही आइडिया है जो तकरीबन सब पे यूज होगा। तो वहां पे हमने कहा था कि ऑनर इक्विटी आपका क्रेडिट होगा, सो क्रेडिट आपका ऑनर इक्विटी होगा। मैं दोबारा पढ़ता हूं, द अमाउंट ब्रॉट इन बाय ऑनर। देखो एमसीक्यूज को पार्ट पार्ट में पढ़ा करो, फिर आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। यहां तक बात क्लियर होगी कि अमाउंट ब्रॉट इन बाय ऑनर, अच्छा जी बिजनेस में ऑनर पैसे लेके आया है, बात खत्म होगी। क्या होता है, कैश टू ऑनर इक्विटी की एंट्री होती है, हमें याद है। फिर क्या कह रहा है, शुड बी क्रेडिटेड टू, तो क्रेडिट क्या होगा, ऑनर इक्विटी होगा। क्लिक कर दिया। Which of the following transaction would have no impact on stockholder equity? देखो स्टॉक होल्डर इक्विटी है या शेयर होल्डर इक्विटी है, ये टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंपनी। जब हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की बात होती है तो हम इसको ऑनर इक्विटी बोलते हैं, बात एक जैसी है। अब ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी ट्रांजैक्शन है जिस पे कोई आपकी शेयर होल्डर इक्विटी या ऑनर इक्विटी पे कोई इंपैक्ट नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप अकाउंटिंग इक्वेशन को अपने माइंड में लेके आ जाएं। जहां पे लिखा हुआ था एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। और हमने आपसे बात की थी कि जी हमेशा अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ इंक्रीज है तो राइट हैंड साइड पे भी इंक्रीज होगा और वाइस वर्सा भी होगा। और इसमें आपका उसमें एक दो ऑप्शंस और भी हो सकते हैं। अब देखते हैं क्या है। नंबर 1, परचेज ऑफ लैंड फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ बैंक लोन। अकाउंटिंग इक्वेशन के कॉन्सेप्ट में देखें, एसेट में इंक्रीज हुआ
और साथ साथ दूसरी साइड पे चले जाएं तो कहां पे इंक्रीज हुआ, लाइबिलिटी पे इंक्रीज हुआ, कोई इंपैक्ट ऑनर इक्विटी पे नहीं आया। आगे पढ़ते हैं, डिविडेंड टू स्टॉक होल्डर, याद रखें डिविडेंड इज द टाइप ऑफ अ प्रॉफिट। कंपनी में जो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को दिया जाता है उसको डिविडेंड बोला जाता है, सिंपल सी बात है। अगर डिविडेंड आएगा तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर इक्विटी में तो इजाफा होगा, ये नहीं है नेट लॉस। हाँ, अगर नेट लॉस है तो शेयर होल्डर इक्विटी में कमी आएगी, अगर नेट प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर इक्विटी में इजाफा होगा, और अगर ब्रेक इवन पोजीशन रहेगी, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो फिर आपकी शेयर होल्डर इक्विटी या ओनर इक्विटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगी। ये भी नहीं है इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैश बाय द शेयर होल्डर, ये भी नहीं है, इसलिए कि जब भी इन्वेस्टमेंट करेगा शेयर होल्डर तो अल्टीमेटली उसकी शेयर होल्डर में इंक्रीज आएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अगेन इसको फिर देख लें ये क्वेश्चन ये कह रहा था कि शेयर होल्डर इक्विटी से कौन सी ट्रांजैक्शन है जिससे कोई इंपैक्ट नहीं है, तो हमने देखा ये पहला है जिसमें हमने परचेज लैंड किया तो लैंड इज द एसेट अकाउंट। अकाउंटिंग इक्वेशन का मैंने आपको बताया, आइडिया माइंड में रखें तो ये चीज ज्यादा क्लियर होती है। एसेट इंक्रीज हो गया, और अब दूसरी साइड पे फॉर एग्जांपल अगर हमने लैंड 10 लाख की ली है तो 10 लाख से आपका एसेट इंक्रीज हो गया। अब राइट हैंड साइड पे जाएं तो हमने देखें वहां पे हमारे पास दो आइटम है, नंबर वन आइटम इज कॉल्ड द लायबिलिटीज एंड अदर वन इज द ओनर्स इक्विटी अकाउंट। तो लायबिलिटी के अंदर ये इंक्रीज होगा, नो इंपैक्ट इन द शेयर होल्डर इक्विटी। आगे चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अकर्स ऑन द डेली बेसिस इन द लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ट्रांजैक्शन है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली होती है। देखिए परचेज ऑफ इक्विपमेंट, नहीं रोज परचेज नहीं करते इक्विपमेंट। मैंने आपको बताया जो लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं जिनको हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं या उनको कैपिटल के नाम से जाहिर किया जाता है, वो आपकी एसेट एक्विजिशन होती है। एसेट एक्विजिशन हमेशा लॉन्ग टर्म होता है और उसको फ्रीक्वेंटली कभी नहीं होता, वो साल में एक दफा दो दफा या समटाइम 5 सालों में एक दफा 3 सालों में एक दफा खरीदी जाती है। मशीनरी आप रोज रोज तो थोड़ी खरीद रहे होते हैं। आगे चलो, पेरोल भी फ्रीक्वेंटली नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा था, अकर ऑन द डेली बेसिस, नहीं पेरोल मंथली बेसिस पे तो कहा जा सकता है। पेरोल इज अ सैलरी बेटा, पेरोल नाम है सैलरीज का जो एम्प्लॉयज को दिया जाता है। अ क्रेडिट सेल्स, यस सेल्स आपकी डेली बेसिस पे अकर किए जाते हैं। परचेज ऑफ सप्लाईज भी हम खरीदते हैं लेकिन एटलीस्ट वो भी रोज नहीं खरीदी जाती, नॉर्मली वो मंथली क्वार्टरली या जो भी उसका टाइम है। लिहाजा क्रेडिट से रोज हो रही होती है ये ज्यादा। हाउ माई टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन हैज, आई नो देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में भी कैश ट्रांजेक्शंस जहाँ से आपको पैसे दिए जाते हैं और चीजें ली जाती है, और देयर में बी अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन जहाँ पे आपको पैसे नहीं दिए जाते और नकद या उधार दो ही होती हैं हमारे पास। टू टाइप्स ट्रांजैक्शन आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन द, हमें पता है ट्रांजैक्शन को सबसे पहले कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है ट्रांजैक्शन को कि यार ये ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं है। अगर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो बिजनेस में लेके आ जाएं, सोशल है तो उनको ऑनर की कार को लेके जाए। उसके बाद दूसरा सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है, तीसरा जहाँ पे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री स्टार्ट होती है, आपको पता है ना जर्नल इज कॉल्ड अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जहाँ पे मैंने एफआईआर की एग्जांपल आपको क्लास में दी थी कि जहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो प्रॉपरली एक स्ट्रीम में आ जाएगी अकाउंटिंग की, तो फर्स्ट जो बुक होगी, फर्स्ट ओरिजिनल बुक होगी, दैट इज कॉल्ड अ जर्नल बुक। And journal is also called a book of original entry. Journal is also called a book of a prime entry. Journal is also called a journal. ये सारे उसके नाम हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ट्रांजैक्शन इनिशियली रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ फाइनल एंट्री, नहीं फाइनल तो आखिर में जाएगी जहाँ पे बुक्स ऑफ, जहाँ पे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी। अकाउंटिंग इक्वेशन इज आल्सो नॉट अ फॉर्मल पार्ट, टी अकाउंट नहीं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसका राइट ऑप्शन आपके पास डी है। ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट टाइप व्हिच वुड बी इंक्रीज बाय डेबिट। अब हमें याद है स्टूडेंट्स, एसेट्स ड्राइंग एंड एक्सपेंस जो लेफ्ट हैंड साइड के अकाउंट है तीनों, जिसका तरीका भी बताया हुआ था, आप उसको अल्फाबेटिकली अरेंज करें। 6 अकाउंट्स हैं हमारे पास, उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करें तो पहले 3 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के अकाउंट्स हैं और अगले 3 जो है वो राइट हैंड साइड के अकाउंट है। जो 3 लेफ्ट हैंड साइड के अकाउंट है जिनमें एसेट्स ड्राइंग और एक्सपेंस 3 है, हैविंग अ डेबिट बैलेंस, ये तीनों जो हैं इनका नॉर्मल बैलेंस भी डेबिट है और नॉर्मल बैलेंस जो है वो इंक्रीज के साथ भी होता है। और इसके साथ साथ जो दूसरा पार्ट है जो राइट हैंड साइड है जिसके अंदर आपको पता है हमारे पास लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी और रेवेन्यू 3 अकाउंट है जो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड के अपोजिट अकाउंट होते हैं, नॉर्मली उनकी अपोजिट ही रूल्स होते हैं। तो ये क्या कह रहा था, ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अकाउंट व्हिच वुड बी इंक्रीज बाय डेबिट,
चलो जी, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड के अकाउंट की बात होगी। लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस, नहीं ये मिक्स हो गया ना। एक्सपेंस की बात तो ठीक है, एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज होते हैं डेबिट ही से, लेकिन लाइबिलिटी राइट हैंड साइड के अकाउंट आ गए दूसरी तरफ के, एसेट इस तरफ लिखे हुए थे आपने, मुझे उम्मीद है आपके पेजेस पे वो ये डायग्राम बन गई होगी। तो उस ये नहीं है, एसेट तो ठीक था, इक्विटी गलत हो गया, इक्विटी दूसरी साइड के लेके आ गए। एसेट एंड एक्सपेंस इज द राइट ऑप्शन। जो आखिरी को पढ़ लेते हैं, इक्विटी एंड रेवेन्यू। ये इक्विटी रेवेन्यू तो ऑटोमेटिकली पूरे के पूरा पार्ट जो है ये चला गया आपके क्रेडिट साइड में, लिहाजा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Sale made to Ahmed on the credit, sale made to Ahmed on credit should be debited to। अब आपने सेल्स किए अहमद को, लेकिन ऑन क्रेडिट किए। सेल्स आपको याद है ना, सेल्स हमेशा हमेशा क्रेडिट होता है, SALES सेल्स। नॉर्मल रूटीन एंट्री के अंदर ये हमेशा क्रेडिट होता है। फिर देखना होता है कि डेबिट पे क्या हुआ है। अगर आपने सेल्स किए नकद किए तो कैश डेबिट हो जाएगा, अगर उधार किए तो अकाउंट रिसीवेबल हो जाएगा, उस बंदे से हमने कल रिसीव करना है। दैट इज व्हाई हम इसको अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं कि फ्यूचर में इस बंदे से हम रिसीव करेंगे। अब इसमें क्या आएगा कि सेल्स मेड टू अहमद ऑन क्रेडिट, ठीक है, अहमद को उधारी चीजें बेच दी, शुड बी डेबिटेड टू अकाउंट रिसीवेबल। सिंपल सी बात है। सॉरी, ये देखें यहाँ पे मैंने भी जल्दबाजी की है। ये देखें अकाउंट रिसीवेबल था, लेकिन इसका मोस्ट सुटेबल उसने ऑप्शन ये दिया अकाउंट रिसीवेबल डैश अहमद। आपने भी ये जल्दबाजी नहीं करनी है, आपने चारों ऑप्शन को पढ़ना है। देखो अगर आपके पास ये सी ऑप्शन मौजूद ना होता तो ए राइट था, लेकिन ए इसलिए राइट नहीं कि मोस्ट सुटेबल ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। इसलिए इसका आइडिया आपको बताऊं कि एक बिजनेस के अंदर यू नो स्टूडेंट्स के एक से ज्यादा लोगों पे आपने सेल आउट किया होता है। अब जरा सोचें, हर बंदे के साथ अगर आपने अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल ही लिखा हुआ है तो कैसे लोकेट करेंगे? तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि फिर अकाउंट रिसीवेबल डैश उसका नाम जरूर लिखें। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर द बैलेंस शीट अकाउंट, अब देखें ये क्या कह रहा है बैलेंस शीट अकाउंट। अच्छा, सबसे पहले ये भी एक चीज है कि बैलेंस शीट अकाउंट स्टूडेंट कौन कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट याद रखें, बैलेंस शीट जब भी उसका आगे हम उसको डिटेल से भी देखेंगे, लेकिन बैलेंस शीट के लिए एक पॉइंट याद रखें कि बैलेंस शीट आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह होती है। जब भी बैलेंस शीट की बात की जाए या अकाउंटिंग इक्वेशन की बात की जाए, वो एक तरह से होती है, एक तरह तीनों, उसमें भी बैलेंस शीट के भी अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर भी 3 एलिमेंट्स होते हैं। आपने देखा है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन को हम समटाइम बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं, बैलेंस शीट इक्वेशन। तो याद रखिए वो 3 आइटम होते हैं बैलेंस शीट के अंदर। नंबर 1 होता है एसेट्स, नंबर 2 होता है लाइबिलिटीज, और नंबर 3 इज कॉल्ड ओनर्स इक्विटी। अब क्या कह रहे हैं, क्या अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर बैलेंस शीट अकाउंट, आपके जो एसेट लाइबिलिटीज और ओनर इक्विटी का क्या रूल है? सिंपल ऑफ समझ। नंबर 1, इंक्रीज इन एसेट लाइबिलिटी एंड ओनर इक्विटी रिकॉर्डेड बाय डेबिट। नहीं, ये तो मिक्स कर दिया, इसलिए कि इंक्रीज एसेट वाले तो लेफ्ट हैंड साइड अकाउंट है और ये राइट हैंड साइड, इन तीनों का एक रूल नहीं हो सकता, इसलिए कि ये दोनों डिफरेंट साइड के अकाउंट्स हैं। आगे चलो, डिक्रीज इन एसेट लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट। डिक्रीज इन एसेट की बात तो ठीक है, वो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होता है, लेकिन लाइबिलिटी तो आपका राइट हैंड साइड का अकाउंट है, वो तो अगले साइड पे है, लिहाजा ये नहीं है। इंक्रीज इन एसेट एंड ओनर इक्विटी आर रिकॉर्डेड बाय डेबिट, ये भी देख लीजिए, दो अपोजिट अकाउंट है। एसेट्स होते हैं वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड अकाउंट है और ओनर इक्विटी आपकी राइट हैंड साइड अकाउंट है। आखिर में देखें कह रहे हैं डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड ओनर इक्विटी। अब देखो इसने दोनों एक साइड के अकाउंट बनाए हैं, एक साइड से, याद है ना, इस साइड के राइट हैंड साइड के अकाउंट कौन कौन से हमारे पास? नंबर 1 सबसे ऊपर लिखा हुआ लाइबिलिटी, उसके नीचे लिखा हुआ ओनर इक्विटी और आखिर में लिखा हुआ रेवेन्यू अकाउंट। तो अगर ये जब भी डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट रिकॉर्ड कीजिए। दिस इज द राइट ऑप्शन, 8 ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे चलें, in which order does the journal list transaction, कौन से ऑर्डर में? डेट वाइज। और डेट वाइज ऑर्डर याद रखें, हमेशा जर्नल की बुक बनती है ऑन द बेसिस ऑफ डेट्स, और ऑन द बेसिस ऑफ डेट्स को हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू रिगार्डिंग द जर्नल एंट्री एक्सेप्ट। स्टूडेंट, इस तरह का क्वेश्चन जो होता है वो आपसे वो स्टेटमेंट मांग रहा होता है जो गलत होती है। ये कह रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज एक्सेप्ट। इसमें 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन ऐसी है जो जर्नल एंट्री के अगेंस्ट गलत है, बाकी तीनों ठीक हैं, तो हमने उसको क्लिक करना है जो गलत है। एक्सेप्ट की वर्डिंग याद रखिएगा। इसी तरह से एमसीक्यूज के अंदर समटाइम नॉट की वर्ड लिख दी जाता है,
तो वो बिल्कुल उसको उसको उसका आंसर अपोजिट होता है। तो समटाइम हम उसको ओवरलुक करते हैं और से नॉट को या एक्सेप्ट को नहीं देख रहे होते, अपनी तरफ से तो हम ठीक कर रहे होते हैं लेकिन वो ठीक नहीं, उल्ट होता है। यहाँ पे देखते हैं जर्नल एंट्री शो द अफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। यस, किसी भी ट्रांजैक्शन का अफेक्ट देखने के लिए हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, डेबिट क्रेडिट करते हैं। जर्नल एंट्री प्रोवाइड अकाउंट बैलेंसेस। अकाउंट बैलेंसेस की बात की है तो मुझे थोड़ा सा शक हो गया, इसलिए कि नहीं, अकाउंट बैलेंस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेजर। अकाउंट को बैलेंस करना, अकाउंट को एक जगह पे लेके आना, दैट इज द वर्क ऑफ लेजर अकाउंट। यहाँ इसके नहीं है, लेकिन आगे चलते हैं। डेबिट अकाउंट टाइटल आर लिस्टेड फर्स्ट। यस, हम डेबिट सबसे ऊपर लिखते हैं, इसमें कोई, अगर हमारे पास 100 डेबिट होंगे एक ट्रांजैक्शन में फॉर एग्जांपल, तो हम सारे 100 के 100 सबसे पहले डेबिट लिखेंगे, देन वी हैव टू राइट अ क्रेडिट एलिमेंट। ई जर्नल एंट्री शुड बिगिन विद द डेट। लिहाजा ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये मुझे गलत नजर आ रही है, लिहाजा ये आपकी इसका है। नेक्स्ट में चलते हैं 11 to 20। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट वुड बी इंक्रीज विद द डेबिट? नंबर 1, अब इंक्रीज विद डेबिट अगेन लेफ्ट हैंड साइड अकाउंट जिसमें एसेट, एक्सपेंस और हमारे पास एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग 3 अकाउंट्स होते हैं। उसमें जरा देखें, कंट्रीब्यूटेड कैपिटल नहीं, रिटेन अर्निंग नहीं, एक्सपेंस। यस, एक्सपेंस इज द राइट ऑप्शन। Which of the following account will be credited in the books of XYZ Company Limited? ठीक है जी, अब आपने देखना है कि XYZ Limited कंपनी की बुक में अकाउंट क्रेडिट होगा if the business purchase a vehicle through check। अब सपोज बिजनेस है आपका, you are accountant of a business which name is a XYZ। अगर आपने ट्रांजैक्शन की है, you have purchased the vehicles, vehicle is a simple कार, एक गाड़ी बड़ी आपने परचेज की है, तो उसके अगेंस्ट आपने क्या किए कि अगर आपने गाड़ी परचेज की, गाड़ी जो एसेट अकाउंट, व्हीकल डेबिट हो गया, लेकिन उसके अगेंस्ट आपने क्या किया, चेक दिया है। चेक मीन आपने बैंक दिया है, मीन आपने कैश नहीं दिया, आपने चेक दिया है, तो चेक से बैंक क्रेडिट होगा। सो आपकी एंट्री पास होगा व्हीकल टू बैंक। तो पूछ क्या कर रहा है, इफ द बिजनेस परचेज अ व्हीकल थ्रू चेक क्रेडिटेड विल बी, कौन सा अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, व्हीकल अकाउंट, कैश अकाउंट, बिजनेस अकाउंट एंड अ बैंक अकाउंट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। The abbreviation of the debit and the credit come from the Latin word de bear and creditor। सही है, Latin word de bear and creditor, Latin word debtor and creditor नहीं, डेटर और क्रेडिटर हमारे डेटर बोलते हैं, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिटर बोलते हैं, अकाउंट पेएबल को। ग्रीक वर्ड नहीं है, ग्रीक नहीं है, लैटिन है, लिहाजा ये ऑप्शन नंबर है। Which of the following is used to record the financial transaction in the डेट वाइज? डेट वाइज हम कहाँ पे लिखते हैं? जब भी डेट वाइज की बात की जाए तो हमारे माइंड में बात आती है जर्नल की, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री की, बुक ऑफ प्राइम एंट्री की, या सिंपल भी जर्नल इसको हम बोलते हैं। सो जर्नल इज द राइट ऑप्शन। और कौन से ऑप्शन थे? अकाउंट, वोचर और जर्नल लेजर नहीं, ये सारे। एक्रूड एक्सपेंसेस आल्सो कॉल्ड। स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक अपने पास एक चीज नोट करें, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शायद मैंने नोट करवाई भी है। अपने पास लिखें एक्रूअल, एक्रूअल या एक्रूड सबसे ऊपर लिखें ट्री में, एक्रूड की 2 एरोज निकालें नीचे की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखें एक्सपेंस और राइट हैंड साइड पे लिखें रेवेन्यू। एक्रूड आपका एक्सपेंस भी हो सकता है और एक्रूड आपका रेवेन्यू भी हो सकता है, याद रखें। देखो स्टूडेंट्स, अगेन इस पॉइंट को बड़े गौर से समझना है, बहुत से एमसीक्यूज आते हैं इस छोटे से पॉइंट में। देखो स्टूडेंट्स, हमने बहुत सी टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया है, लाइक प्रीपेड को डिस्कस किया है, और उसके लिए हमने एक ही जेनेरिक रूल रखा है कि प्रीपेड किसी चीज के साथ लगेगा उसको एसेट बनाएगा। इसी तरह से हमने आउटस्टैंडिंग या पेएबल का रूल बताया आपको कि जी किसी चीज के साथ लगेगा उसको लायबिलिटी बनाएगा, उसमें कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। लेकिन याद रखिएगा ये एक्रूड, ये एक्रूअल, ये ऐसे वर्ड है, एक ही वर्ड है दोनों, एक्रूड या एक्रूअल, ये किसी के साथ लगेंगे तो उसके मतलब डिफरेंट हो जाते हैं। फिर क्या देखना पड़ना है? फिर एक ही चीज देखनी पड़ेगी कि जो एक्रूड है वो एक्सपेंस है या रेवेन्यू है। तो आपने अब डायग्राम बनाई है, ऊपर आपने लिखा है एक्रूड, नीचे 2 एरोज बनाइए, एक साइड पे लिखा है एक्सपेंस, दूसरी साइड पे लिखा है रेवेन्यू। तो याद रखें जो एक्रूड एक्सपेंस होते हैं स्टूडेंट, जो एक्रूड एक्सपेंस होते हैं उसके नीचे लिखें ये आपकी लायबिलिटी होती है,
एक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी होती है। इसमें लिख सकते हैं कि एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड। आपने खर्चा तो कर लिया है, अदा नहीं किया। एक बंदे से आपने काम करवाया है सारा दिन, अभी उसको आपने पेमेंट नहीं की, उसको आपने कहा है जाओ यार आपको एक हफ्ते बाद हम पेमेंट करेंगे, इकट्ठी पेमेंट करेंगे एक हफ्ते के बाद। आज काम करवा लिया है, आज अगर ये एक्सपेंस आप रिकॉर्ड करेंगे तो इसको एज ए एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड कर सकते, इसको एक्रूड एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, जो सजेस्ट करेगा कि एक्सपेंस तो हो गया लेकिन अनपेड है, कैश नहीं दिया। इसी तरह से स्टूडेंट एक्रूड रेवेन्यू भी होता है। एक्रूड रेवेन्यू क्या होता है, उसके लिए लिखें रेवेन्यू अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। दूसरे साइड पे अगर आपने, जैसे वो मजदूर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको उसको पैसे नहीं दिए, लाइक उसने काम तो आपके लिए किया है, आपने उसको एक्रूड एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है। अब अगर अकाउंटेंट, अगर आपका मजदूर भी अकाउंटेंट है तो वो दिन में रात को घर गया है तो उसने जाके सोचेगा कि यार मैंने काम तो कर लिया, मैंने सारा दिन मेहनत तो की है, रिसीव तो कुछ नहीं किया, तो फिर क्या है, उसके लिए एक्रूड रेवेन्यू है कि रेवेन्यू अर्न तो कर लिए है, काम कर लिए, अभी मिला नहीं है। तो पहले मैं बात करूं तो कि एक्रूड एक्सपेंस, स्टूडेंट याद रखें ये हमेशा लाइबिलिटी होती है, एक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी होती है। और याद रखो आखिरी बात, एक्रूड रेवेन्यू जो है वो आपका एसेट होता है। यहाँ पे बात की जा रही थी कि एक्रूड एक्सपेंस आल्सो कॉल्ड एक्रूड लाइबिलिटी भी इसको बोलते हैं, एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड ये भी इसको बोलते हैं, दोनों एक नाम है। और बी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या है, ए एंड बी इज द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। याद रखें एक्रूड एक्सपेंस क्या होते हैं, एक्रूड लाइबिलिटी होती है। आपने एक्रूड लाइबिलिटी से बता दिया कि, बल्कि एक्रूड लाइबिलिटी बोले या सिंपल लाइबिलिटी बोलते एक ही बात है दोनों। और ये इसकी डेफिनेशन है कि एक्सपेंस इनकर्ड, खर्चे हो गए बट नॉट पेड। Which of the following is called a book of original entry? Journal ledger, trial balance, and receipt and payment journal. Journal is the book of a original entry. Which of the following accounts will affect under the rule of accrual accounting when furniture is purchased on cash? अब जरा देखो इसमें क्या रहा है कि कौन सा आपके पास रूल अप्लाई होगा। तो ओनली कैश अकाउंट नहीं, फर्नीचर इज परचेज ऑन कैश है तो आपकी जर्नल एंट्री पास होगी फर्नीचर टू कैश। तो ओनली कैश अकाउंट इन्वॉल्व नहीं, ओनली फर्नीचर अकाउंट, कैश एंड फर्नीचर अकाउंट, ओनली परचेज अकाउंट, परचेज तो है ही नहीं है इसके अंदर। इसमें दोनों अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, फर्नीचर भी इन्वॉल्व होगा, डेबिट होगा स्टूडेंट्स आपको पता है, और कैश आपका क्रेडिट होगा। परचेज गुड्स फ्रॉम द अहमद फॉर द कैश शुड बी क्रेडिटेड टू। अब जरा देखें, परचेज गुड्स फ्रॉम अहमद फॉर कैश शुड बी क्रेडिटेड टू। देखो यहाँ पे गौर से देखो, अक्सर आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट एमसीक्यूज के अंदर किसी बंदे का नाम भी दे दिया जाता है और कैश भी दे दिया जाता है। नॉर्मली तो हमें पता है अगर किसी ट्रांजैक्शन के अंदर ऑन क्रेडिट लिखा हो, ऑन अकाउंट लिखा हो या किसी का नाम लिखा हो तो नॉर्मली उस ट्रांजैक्शन को हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझते हैं। लेकिन इस ट्रांजैक्शन को देखें, परचेज गुड्स फ्रॉम अहमद, नाम दिया हुआ है लेकिन कहा साथ के फॉर कैश, हमने अहमद से जरूर खरीदा है लेकिन उधारी नहीं खरीदी। अगर यहाँ पे फॉर कैश ना लिखा जाता तो फिर हम ये समझते कि जी हमने अहमद का नाम चूंकि इसमें यूज किया हुआ है, हमें पता है सारा दिन हम चीजें खरीदते भी हैं बेचते भी हैं, किसी बंदे का नाम नहीं याद रखते, नाम सिर्फ उसी बंदे का याद रखते हैं जिससे या तो कैश हमने लेनी होती है या फ्यूचर में इसको देनी होती है। लिहाजा ये तो कैश ट्रांजैक्शन है। क्या क्या रहा है फिर पढ़ते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम अहमद फॉर कैश शुड बी क्रेडिटेड टू कैश। सिंपल सी बात है, हमने अहमद से अगर परचेज की है तो परचेज टू कैश अकाउंट हो जाएगा, अकाउंट पेबल नहीं, कैश परचेजेस और दिस इज अ कैश। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अच्छा स्टूडेंट इस पे आ जाते हैं, क्रेडिट टर्म्स ऑफ अ 110 nil 30 मींस दैट। इसको जरा गौर से देखिएगा, ये आ गया। इसको पढ़ते कैसे हैं, these are called credit terms। अपने पास नोट करें, क्रेडिट CREDIT क्रेडिट टर्म्स, TERMS क्रेडिट टर्म्स। क्रेडिट टर्म्स से मतलब ये होता है कि जरा समझिएगा, बल्कि मैं थोड़ा सा इसी को लिंक करते हुए एक छोटी सी बात और भी स्टूडेंट क्लियर करता जाऊं। स्टूडेंट आपको पता है ना, देयर आर टू टाइप ऑफ डिस्काउंट। One discount is called cash discount, other one discount is called trade discount। इसको भी डिस्कस करेंगे, कहीं आएगा हमारे पास, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके साथ लिंक कर रहा हूँ। स्टूडेंट याद रखें, जो कैश डिस्काउंट होता है ना, वो आपको कब मिलता है, अर्ली पेमेंट में। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर आपको आज क्या डेट है जी, 27 डेट है, अगर आज 27 डेट को मैं सेल करता हूँ कोई चीज
और मैं आपको ये टर्म देता हूँ, ये आपके सामने लिखी हुई है कि जी आप 110 और नेल 30 है, ये डिफरेंट टर्म्स हो सकती हैं, इसमें ये फिगर चेंज हो सकते हैं, लेकिन उनको समझना है कि ये किस लिए लिखी हुई है। 110 से क्या मुराद है? 110 पहले मैं इस टर्म को डिफाइन करता हूँ। इसमें ये बताया गया है कि आज 27 को मैंने सेल किया है, और अगर 27 से लेकर अगले 10 दिनों के अंदर, ये जो 10 लिखा हुआ नीचे 10 110, इस 10 को पहले देखें, ये 10 के ऊपर लिखें डेज। अगर आप 27 के बाद 7 तक या 6 तारीख तक जो 10 दिन बनते हैं, अगर आप विद इन 10 डेज पेमेंट करेंगे तो यू गेट अ 1% डिस्काउंट। अगेन आज मैंने सेल किया और मैंने ये टर्म दी कि जी 110 इसकी टर्म है। 110 शोज कि अगर आपने विद इन 10 डेज पेमेंट कर दिया, आज 27 है और 6 जुलाई तक अगर आपने पेमेंट कर दिया, तो यू विल गेट अ 1% डिस्काउंट, और अदरवाइज यू वुडंट बी गेट द डिस्काउंट। लेकिन इसका क्रेडिट पीरियड जो टाइम है वो नेल 30 है। नेल 30 से क्या मुराद है कि जी आपने जरूरी पेमेंट इसकी 30 दिनों के अंदर अंदर करनी है। मैक्सिमम आपके पास जो क्रेडिट टाइम है वो 30 डेज ही है, लेकिन पहले 10 दिन पेमेंट करेंगे तो फायदा मिलेगा, और अगर उसके बाद 11वें दिन पेमेंट करेंगे तो नहीं, नो डिस्काउंट। आप पूरी अमाउंट पे करेंगे 11वें दिन 12वें दिन, और 30 दिन के अंदर अंदर आपने पेमेंट करनी है। आपको क्रेडिट सिर्फ 30 दिन के लिए ग्रांट किया गया है। सो अगेन पढ़ते हैं क्रेडिट टर्म्स 110 नेल 30। 110 मीन अगर पेमेंट विद इन 10 डेज you will get a 1% डिस्काउंट, और नेल 30 मीन उसके बाद 11 से लेकर 30 डेज तक आपको कोई डिस्काउंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपकी मैक्सिमम आपके पास ये लिमिट आपको अब मिल जाती है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, करना क्या? क्रेडिट टर्म्स ऑफ 110 नेल 30 मींस दैट पेमेंट इन फुल। अब आपको शायद टर्म्स की समझ आई होगी। अब जरा इन स्टेटमेंट को, इनमें से एक स्टेटमेंट ऐसी है जो मैंने समझाने की कोशिश की, वो लिखी हुई है, पढ़ते हैं। पेमेंट इन फुल इज ड्यू 10 डेज। नहीं 10 डेज नहीं। देखो मैंने पॉइंट स्टार्ट यहां से किया था कि डिस्काउंट की 2 टाइप्स होती हैं, एक कैश डिस्काउंट होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट याद रखिएगा हमेशा अर्ली पेमेंट पे मिलता है, और ट्रेड डिस्काउंट अर्ली पेमेंट पे नहीं, बल्क परचेज पे मिलता है। ये दो में फर्क है बुनियादी तौर पर। अब ये अर्ली पेमेंट आपने की है, क्योंकि आपके पास तो 30 दिन है, आपको आज चीज सेल की है आज 27 को, तो नेक्स्ट 26 ऑफ जुलाई तक आपके पास टाइम है, आपने उसकी पेमेंट करनी है। लेकिन अगर आप इसका अर्ली पेमेंट करेंगे तो आपको डिस्काउंट का बेनिफिट मिलेगा। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि पेमेंट इन फुल इज ड्यू 10 डे, नहीं, फुल पेमेंट ड्यू 10 डेज में नहीं है। 10 डेज आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी टाइम है। आपका जो फुल पेमेंट आप करेंगे वो 30 डेज आपका टाइम है, पूरा 30 दिन में आपने सारी पेमेंट की। आगे पढ़ते हैं। If the invoice is paid within 10 days of its date, 1% of discount may be taken. Otherwise, the total amount is due in 20 days. नहीं, ये थोड़ा सा बाकी तो उसने ठीक बात लिखी हुई है कि जी इनवाइस अगर 10 दिन के अंदर अंदर पे करेंगे तो आपको 1% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अदरवाइज द टोटल अमाउंट इज ड्यू इन 20 डेज। नहीं 20 नहीं, 30 डेज में टोटल आपका ये पेमेंट इन फुल इन 30 days after date of the invoice. The payment in full in the due 30 days, नहीं ये भी नहीं है। आखिरी पढ़ते हैं। If the invoice is paid within 10 days of its date, a 1% discount may be taken. Otherwise, the total amount is due in 30 days. The option D is the right option. अब स्टूडेंट्स अगर आप इस टर्म को और इस आंसर को साथ पढ़ें तो बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग बनता है। क्या बनता है? इफ द इनवाइट, जैसे आपको बताया गया कि दिस इज अ कैश डिस्काउंट केस, जहां पे आपकी अर्ली पेमेंट, अगर आपको जो पूरा टाइम दिया वो उससे आप पहले पेमेंट कर देंगे, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी और बेनिफिट के तौर पे आपको मिलेगा ये डिस्काउंट 1%। इसमें कह रहा है कि इफ द इनवाइस इज पेड विद इन 10 डेज ऑफ इट्स डेट, 1% डिस्काउंट, अदरवाइज आपने पेमेंट करनी। आगे चलता हूँ। कमीशन रिसीव्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, यहाँ पे वर्ड लिख दिया गया रिसीव्ड। आपको पता है ना, दीज आर द नॉमिनल अकाउंट, कमीशन है, वेजेस है, सैलरी, रेंट, ऑक्ट्रा है, वगैरह वगैरह वगैरह, ऑल आर द नॉमिनल अकाउंट। तो अगर ये रिसीव्ड है तो रेवेन्यू है, अगर ये पेड है तो एक्सपेंस है। तो यहाँ पे कौन सी क्लासिफिकेशन है? यस, यहाँ पे ब्रिटिश टर्म में ब्रिटिश क्लासिफिकेशन दी गई है, जहाँ पे रील अकाउंट बोलते हैं स्टूडेंट, एसेट अकाउंट को रील अकाउंट बोलते हैं। उसके बाद पर्सनल अकाउंट, ऐसा अकाउंट जहाँ पे कोई पर्सनालिटी इन्वॉल्व हो, वो आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी के सूरत में इन्वॉल्व हो, या वो नेचुरल पर्सन आपका एम्प्लॉय, आपका कस्टमर, आपका सप्लायर जहाँ पे इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पे पर्सनल अकाउंट दिए जाते हैं। और सारे अदर अकाउंट
जिसमें वेजेस, सैलरी वगैरह वगैरह वो सारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं, लिहाजा नॉमिनल अकाउंट बी ऑप्शन इज, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने जर्नल एंट्रीज के एमसीक्यूज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यहाँ तक इसमें अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इन दीज 20 क्वेश्चन यू मे आस्क। जी I think it's okay. Move forward. आगे चले। यस सर चलते हैं। जी यस सर। ओके ओके, आपको समझ आ रही है? कोई इशू तो नहीं है, कोई तेज तो नहीं है, स्लो या कोई इशू है तो जरूर बताएं। अच्छा, मैं नेचुरली जो भी मैं हो रहा है उसी तरह चल रहा है, ठीक है, लेकिन आपको अगर कोई इस तरह की चीज़ है तो यू आर वेलकम, आप कह सकते हैं। आगे चलते हैं जी, दूसरा हमारे पास हो गया, थर्ड पे चलते हैं जी, जनरल लेजर पे बात करते हैं जी। जनरल लेजर एमसीक्यूज, इस पेज के अंदर आपको 20 एमसीक्यूज नजर आएंगे स्टूडेंट्स। आइए साथ मिलके हम इन 20 एमसीक्यूज को जो बेस करेंगे आपके जर्नल लेजर के ऊपर, इसको मिलके सारे मिलके हम इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 1 एमसीक्यूज 1 to 10 पे, इफ डेबिट साइड ऑफ अ बैंक अकाउंट इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड इट रिप्रेजेंट। बेसिकली लेजर की बात की जाए तो लेजर के अंदर हम स्टूडेंट्स हर अकाउंट का अलग लेजर बनाते हैं और उसको बैलेंस करते हैं। जर्नल के अंदर अगर देखें तो जर्नल में हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, तो ट्रांजैक्शन तो क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता हो रहा होता कि इंडिविजुअल अकाउंट का बैलेंस कितना है, खाता कितना है। फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता है कि यार कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है हमारे पास, ठीक है, कैश को हम जनरल में देख रहे होते हैं, डेबिट पे लिखा हुआ है, क्रेडिट पे लिखा हुआ है, लेकिन हमें ये पता करना है कि आज कितने पैसे हैं हमारे पास, ताकि हम वी कैन टेक अ इफेक्टिव एंड टाइमली डिसीजंस। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ द डेबिट साइड ऑफ द बैंक अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा है, ज्यादा वैल्यूज डेबिट में लिखी हुई है, देन द क्रेडिट साइड इट रिप्रेजेंट, सिंपल सी बात है, अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो इसका ये इसको हम क्या कहेंगे, ये बैंक अकाउंट है। इससे ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सी है, कैश एट बैंक, बैंक लोन नहीं, बैंक लोन नहीं, बैंक लोन उस वक्त होता जब क्रेडिट साइड ज्यादा होता आपका। अब जरा इसलिए कि आपने आज हम इस चीज को भी थोड़ा सा अलग करेंगे, बैंक के रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का भी आज आइडिया क्लियर करेंगे, लेकिन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जाने से पहले अभी सिर्फ आपने जो इसमें फोकस करना है वो ये फोकस करना है कि आपके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आप बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। हम अभी बैंक की बात नहीं कर रहे, बैंक में वो उसका फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस की बात हम आगे करेंगे। यहाँ पे सिंपल आपने ये देखना है कि आप एक कंपनी है, कंपनी के अंदर जो आपने बैंक अकाउंट मेंटेन किया उसकी बात करते हैं। अगर बैंक अकाउंट का कंपनी के अंदर आप खाता रखें, टी अकाउंट बनाएं, ऊपर लिखें बैंक एमसीबी बैंक सपोज, और उसके अंदर उसका क्रेडिट बैलेंस आ जाए तो ये शो करेगा कि चूंकि जो आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट इज द एसेट अकाउंट, अगर इसका डेबिट साइड ज्यादा है तो ये इसका नॉर्मल बैलेंस है। उसी तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट, बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट भी बैंक लोन की एक किस्म है, और ये बेसिकली शॉर्ट टर्म टाइप ऑफ लोन है जो नॉर्मली हम 30 डेज या 90 डेज तक ग्रांट किया जाता है, और जिसमें एक हाईएस्ट रिटर्न भी आपको दिया जाता है। सो सिंपल सी बात है, दैट्स अ कैश एट बैंक। अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, डेबिट ज्यादा है तो इसका मतलब इनफ्लो ज्यादा है, आपके पास आया बहुत ज्यादा है, इंक्रीज बहुत ज्यादा है, और क्रेडिट कम है, तो ये आपका अल्टीमेटली कैश एट बैंक की बात हो जाएगी। पेमेंट टू क्रेडिटर, वेल क्या होगा, जब आप पेमेंट स्टूडेंट क्रेडिटर को करते हैं, जरा गौर करें क्या होगा, आपकी लाइबिलिटी कम हो जाती है। आप एंट्री पास करते हैं अकाउंट पेएबल टू कैश, तो यहाँ पे आपने अगर क्रेडिटर को पेमेंट की है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और आपका डेबिट क्या होगा, अकाउंट पेएबल आपका डेबिट हो जाएगा। इन अदर वर्ड आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, और साथ साथ अगर आप देखें तो आपका एसेट भी कम हो जाएगा, क्योंकि आपने अपनी क्रेडिटर को कौन होते हैं जिसको आपने पेमेंट करनी होती है, आज अभी पेमेंट की है तो एक तो आप पे जिम्मेदारी कम होगी, लाइबिलिटी कम होगी। दूसरा क्या हुआ, तो आपने जो पेमेंट की है वो भी तो आपने कैश पेमेंट की है, वो भी एसेट था, साथ साथ एसेट भी कम हो गए। क्या कह रहे हैं, इंक्रीज वन एसेट एंड डिक्रीज इन अदर, ना जी, डिक्रीज एन एसेट एंड डिक्रीज इन ओनर इक्विटी नहीं, एसेट तो डिक्रीज हुए लेकिन ओनर इक्विटी का इस पर कोई इंपैक्ट नहीं है। ओनर इक्विटी हमने ड्राइंग तो नहीं हुई, अगर ड्राइंग होती तो फिर उसको इंपैक्ट देख सकते थे।
डिक्रीज इन एसेट एंड लाइबिलिटी, यस इट इज द राइट ऑप्शन, लेकिन आखिरी ऑप्शन जरूर देखेंगे, इंक्रीज इन एसेट एंड इन, नहीं इंक्रीज नहीं, दोनों में डिक्रीज हुआ है। The T account is used to summarize which of the following T account हमें पता है लेजर अकाउंट, हम इसको T account बोलते हैं आपके लेजर अकाउंट को। तो T account is used to summarize which of the following increase and decrease to single account in the accounting system, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट टू द सिंगल अकाउंट इन द अकाउंटिंग सिस्टम। यस देखें T अकाउंट्स इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमने एसेट को इंक्रीज लगाना होता है तो उसको उठा के डेबिट उसके साइड पे इंक्लूड कर देते हैं वैल्यू। इसी तरह से अगर डिक्रीज लगाना है तो उसको क्रेडिट पे लिख देते हैं। डेबिट क्रेडिट इन अ सिंगल अकाउंट, changes in a specific account balance over the time period, all of above described T, ये option number D is the right option। credit means क्या होता है जी? number 1 entries in the right hand side, yes right hand side is the credit side while left hand side is the debit side। a decrease in liability, नहीं देखो decrease in liability तो debit होता है, ये क्या increase in asset भी debit होता है एंड इंक्रीज इन एसेट ये भी डेबिट होता है। तो लिहाजा ऑप्शन जो है वो आपकी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, लेजर इज द प्रिंसिपल बुक इन विच ओनली रियल अकाउंट आर केप्ट, ओनली पर्सनल अकाउंट आर केप्ट, ऑल अकाउंट्स आर केप्ट, ओनली नहीं ऑल, जितने अकाउंट देखो लेजर में क्या होता है, लेजर में हमने सारे अकाउंट्स बनाने होते हैं, सैलरी के अकाउंट भी बनाने हैं, वेजेस के अकाउंट भी बनाने हैं, एसेट के भी, लायबिलिटी के, ताकि इंडिविजुअल हम देख सकें बैलेंस को। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज रेफर्ड टू, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड द डेबिट साइड। एक्सेस ऑफ अ डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड इज द कॉल्ड डेबिट बैलेंस। यहाँ पे जरा देखें एक्सेस ऑफ अ डेबिट, अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो डेबिट बैलेंस, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होती डेबिट कम होती तो क्रेडिट बैलेंस होता, अगर दोनों साइडें बराबर होती तो नो बैलेंस। Which item will be appear on the credit side of a ledger account? अब यहाँ पे देखना है कि आपकी क्रेडिट लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे कौन सा आइटम आएगा। नंबर 1 कैश रिसीव्ड, देखो कैश रिसीव किए तो ये कैश लेजर में आएगा, लेकिन रिसीव किए तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। परचेज आपका एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस है तो परचेज का अकाउंट बनेगा, ये भी डेबिट साइड पे आ जाएगा। डिस्काउंट क्या कह रहा था, विच आइटम विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट, हमें ये बताना है कि कौन सा आइटम इसमें क्रेडिट साइड पे आएगा। तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज द रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, ये अपने डिस्काउंट रिसीव के क्रेडिट साइड में आएगा। और रेंट एक्सपेंस ये भी डेबिट साइड पे होता है, बिकॉज एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, लिहाजा डिस्काउंट रिसीव्ड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, process of transferring debit and credit item from the journal to respective account in the ledger account is called posting। simple posting, हम कहते हैं पोस्टिंग करें इसकी। पोस्टिंग क्या होता है, जर्नल से चीजों को उठा के हर ट्रांजैक्शन के हर एस्पेक्ट को उठा के लेजर में लिखने को पोस्टिंग बोलते हैं। लेजर इज द बुक ऑफ अ, जैसे जर्नल इज द बुक ऑफ अ प्राइम एंट्री वाइल लेजर इज द बुक ऑफ अ सेकेंडरी एंट्री। टू सेट ऑफ बुक्स होते हैं हमारे पास, एक जर्नल होता है एक लेजर होता है। Ledger is the book of prime entry while journal is the book of prime entry while ledger is the book of a secondary entry। okay 10 out of 10 good। आगे चलो, MCQs 11 to 20। the account is a device used by accounting to record। accounting is the device, एक छोटा सा पीस है, एक उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, किस लिए रिकॉर्ड करते हैं हम, इंक्रीज डिक्रीज और इंक्रीज डिक्रीज। यस बेसिकली इसमें हम चीज़ों को, हमारे पास क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग में खासकर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 के अंदर या प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के अंदर या अकाउंटिंग 1 जो भी आपकी इनिशियल अकाउंटिंग है उसके अंदर हम सिर्फ प्लस माइनस ही देखते हैं। याद रखें प्लस माइनस, या इसको इंक्रीज डिक्रीज बोले या इसको डेबिट क्रेडिट बोले। तो वो अकाउंट जो लेजर का अकाउंट हम यूज कर रहे होते हैं उसको अगर अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव देखें तो अकाउंट्स को या तो हमने प्लस करना होता है या माइनस करना होता है। अगर कैश हमारे पास चली गई है तो उसको हमने कैश को माइनस करना होता है, लिहाजा उसको क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट कर देते हैं। अगर हमारे पास सेल्स से कैश आई है तो ये हमारे पास कैश का प्लस है तो इसको हम डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट में डेबिट शो कर देंगे। तो अल्टीमेटली जो अकाउंट का ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंट प्रिपेयर करने का, टी अकाउंट या लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने का ऑब्जेक्टिव होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज उसी अकाउंट के अंदर आपने करना होता है और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हमें उसका बैलेंस मिलता है।
द बैलेंस ऑफ कैश बुक इंडिकेट्स नेट कैश ऑन हैंड, नेट लॉस, नेट इनकम और नेट वर्थ। यहाँ पे देखें जरा, बहुत अच्छे दो वर्ड आ गए इसमें। नेट द बैलेंस ऑफ अ कैश बुक का जो बैलेंस है वो क्या शो करेगा, वो आपके पास नेट कैश शो करेगा। लेकिन जरा देखें नेट लॉस, नेट इनकम और ये आखिर में नेट वर्थ। ये नेट वर्थ का एक फार्मूला लिखें, बहुत दफा ये पूछा भी जाता है आपको इंटरव्यू में कि व्हाट इज द नेट वर्थ। नेट वर्थ का लिखो, नेट वर्थ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। सिंपल, आपके एसेट से माइनस करने लाइबिलिटीज को, वो आपका नेट वर्थ है। Which of the following item is not included in the cash book? कैश बुक में कौन सा नहीं होगा? तो देख लें, परचेज ऑफ ₹10,000 ये तो आएगा इसलिए कि कैश का ये आउटफ्लो है। सेल्स ऑफ ₹5,000 ये भी आएगा इसलिए कि ये कैश में प्लस हुआ है। रिसीव कैश फ्रॉम सलमान ये भी आएगा। क्रेडिट सेल्स नहीं होगा इसलिए कि कैश अकाउंट के अंदर क्या होता है, डेबिट साइड पे कैश इनफ्लोस लिखे जाते हैं और क्रेडिट साइड पे कैश आउटफ्लो लिखे जाते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई क्रेडिट का आइटम नहीं होता, लिहाजा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच अकाउंट बिलोंग इन द अकाउंट पेएबल लेजर अकाउंट? अकाउंट पेएबल लेजर अकाउंट के साथ इसमें कौन सा अकाउंट अब बिलोंग कर रहा है? देखो स्टूडेंट्स, अब ये पेएबल की बात है ना, पेएबल लेजर की बात है, या सिंपल मैं पेएबल की बात करता हूँ। पेएबल को जरा लिंक करो यार, पेएबल के साथ किसका लिंक है? पेएबल के साथ परचेज का लिंक है या सेल्स का लिंक है? ये परचेज का लिंक है ना। आज हमने क्रेडिट परचेज किया है तो कल हम उसको पे करेंगे। तो सिंपल सी बात याद रखें, अगर अकाउंट रिसीवेबल की बात आती है तो अकाउंट रिसीवेबल का लिंक जो है आपके साथ सेल्स है कि आज आपने क्रेडिट सेल्स किए तो इन फ्यूचर यू हैव टू रिसीव द अमाउंट, दैट इज कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल। यहाँ पे अकाउंट पेएबल की बात है तो देखिए अकाउंट पेएबल का किसके साथ तल्लुक है? कस्टमर के साथ तल्लुक है? नहीं, कस्टमर के साथ तो तल्लुक नहीं है। फिर किसके साथ तल्लुक है? वेंडर। यस, वेंडर के साथ तल्लुक है आपका, ठीक है, जिसने आपको माल सप्लाई किया है, जिसको आप सप्लायर भी बोलते हैं, उससे आपने चीजें उधारी खरीदी है, कल आपने उसको पेमेंट करनी है, लिहाजा इसका वेंडर के साथ तल्लुक है। सेल के साथ, नन के साथ नहीं है, वेंडर अकाउंट बनेगा। बेसिकली इसको हमने डिटेल से नहीं देखा। बेसिकली दिस इज द केस ऑफ द कंट्रोल अकाउंट्स in which we have to prepare two control accounts. Number one control account is called the debtor control account and other one is called a ledger control account. And in other words, these two account is also called account payable control account and account receivable control account. लेकिन यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि आपने सिर्फ ये देखना है कि अकाउंट पेएबल है, इसका रिलेशन किसके साथ है? वेंडर के साथ है। अगर यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल होता तो फिर उसका रिलेशन जो है वो आपके कस्टमर के साथ होता है। An account is said to have a डेबिट बैलेंस इफ, एक अकाउंट उस वक्त डेबिट बैलेंस होगा स्टूडेंट जब क्या होगा? द अमाउंट डेबिट एक्सीड द अमाउंट ऑफ क्रेडिट। ये पहली ऑप्शन राइट ऑप्शन नजर आती है, देख लें। देयर आर मोर एंट्री इन द डेबिट साइड देन, नहीं, मोर एंट्रीज की बात नहीं है। हो सकता है एक साइड पे 100 एंट्रीज हैं, वो 100 एंट्री को प्लस करें तो वो 1 लाख बनता है, तो दूसरे पे तो एक ही एंट्री 10 लाख की है। तो क्वांटिटी ऑफ एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं, क्वांटिटी ऑफ द वैल्यू इंपॉर्टेंट है। The last entry of the accounting period was posted on the debit side। ये क्या बात हुई कि आखिरी एंट्री डेबिट साइड पे कर दी तो क्या ये डेबिट बैलेंस होगा? नहीं, इसमें आखिरी पहली की बात भी नहीं है, तो लिहाजा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बुक ऑफ अकाउंट वेयर ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स आर रिकॉर्डेड। बुक ऑफ अकाउंट्स, ऐसी बुक ऑफ अकाउंट जहाँ पे आपकी बुक ऑफ अकाउंट वेयर ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द पर्टिकुलर पर्सन, यहाँ पे ये चीज मिस कर गया था, ये पार्टिकुलर पर्सन और थिंग, एक ही चीज, ऐसी एक किताब जहां पे एक बंदा या एक चीज के बारे में रिकॉर्डिंग की जाए तो दैट इज कॉल्ड जर्नल लेजर। जर्नल लेजर में क्या होता है? हम हर थिंग या हर पर्सन या कोई भी हमारे पास इवेंट है या जो कुछ चीज है उसके लिए, हर चीज के लिए अलग अलग लेजर अकाउंट बनाते हैं स्टूडेंट्स, ताकि हमें इंडिविजुअल बैलेंसेस का पता चल सके। जर्नल लेजर यहाँ पे और क्या था? जर्नल ट्रायल बैलेंस एंड वर्कशीट। तो जरूर स्टूडेंट्स, मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ कि सारे ऑप्शन जरूर पढ़ने, अच्छा जल्दी नहीं करने, पहले एकदम से नहीं देखना, सारे सबको देख के आखिर में अटेम्प्ट करना। व्हेन ए लायबिलिटी इज रिड्यूस और डिक्रीज इट इज रिकॉर्डेड ऑन द, देख लो लायबिलिटी कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड वाले अकाउंट्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाले अकाउंट डिक्रीज होते हैं तो उसको क्या लगता है? जब वो इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट लगता है, डिक्रीज होते हैं तो उसको डेबिट लगता है। ये देखो, when a liability is reduced या decrease it is recorded the, कौन सा होगा?
डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का नॉर्मल साइड राइट साइड होता है। अब अगर इंक्रीज करना हो तो उसको राइट साइड पे लगाना होगा, लेकिन यहाँ पे वो डिक्रीज करने की बात करे तो राइट साइड ने अब लेफ्ट साइड पे आएगा। राइट आर डेबिट साइड, राइट आर डेबिट साइड, ये तो वर्ड गलत लिखा हुआ है। राइट तो हमेशा देखें, राइट साइड तो हमेशा क्रेडिट साइड होता है। लेफ्ट साइड, लेफ्ट आर डेबिट साइड ऑफ अकाउंट, लेफ्ट आर क्रेडिट नहीं, लेफ्ट आर क्रेडिट, ये तो स्टेटमेंट ही गलत लिखी हुई है, देख लें। लेफ्ट साइड तो कभी क्रेडिट नहीं होता, डेबिट होता है। राइट आर क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट, राइट भी नहीं है, ये भी नहीं है, राइट साइड ऑफ लेफ्ट आर, ये बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फिर पढ़ते हैं, व्हेन अ लायबिलिटी इज रिड्यूस और डिक्रीज इट इज रिकॉर्डेड इन द, ठीक है, रिड्यूस किए तो इसको अल्टीमेटली डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, लेफ्ट साइड इज द डेबिट साइड। यस, ये गुड, ठीक है, दिस इज द राइट ऑप्शन बी। जनरल लेजर इज आल्सो नोन एज, जनरल लेजर क्या होता है? बुक ऑफ फॉरेन एंट्री नहीं, ये तो जनरल को बोलते हैं। टी अकाउंट, सो डॉक्यूमेंट नहीं, वोचर नहीं, टी अकाउंट। जनरल लेजर इज आल्सो कॉल्ड अ टी अकाउंट। द रिकॉर्ड्स दैट आर केप्ट फॉर इंडिविजुअल एसेट्स, लायबिलिटी, equity, revenue, expense and drawing component are known as, ये भी सिंपल सी बात कह रहा है लेकिन बड़ी घुमा फिरा के कह रहा है कि रिकॉर्ड दैट केप्ट ऑन इंडिविजुअल एसेट, लायबिलिटी एक्सेट्रा। अब देखो, सिंगल रिकॉर्ड, अगर स्टूडेंट एक सिंगल रिकॉर्ड हो किसी भी एसेट का, किसी भी एक्सपेंस का, लायबिलिटी का, किसी और कंपोनेंट का, तो सिंगल रिकॉर्ड को हम अकाउंट बोलते हैं। और बेसिकली अकाउंट ही आपका एक बेसिक ब्लॉक है, एक बेसिक कंपोनेंट है आपकी ओवरऑल अकाउंटिंग के अंदर। सो इट्स राइट ऑप्शन इज द अकाउंट, के जो रिकॉर्ड हमारे पास होता है किसी भी चीज़ का उसको हम अकाउंट बोलते हैं। जब आप बिजनेस में जाएंगे तो अगर आपको एसेट के बारे में कुछ मालूमात चाहिए होगी तो आप ये कहेंगे कि एसेट अकाउंट ले लें जी, एसेट अकाउंट लाएंगे देख लेंगे, मशीनरी अकाउंट को लाएंगे देख लेंगे, कैश अकाउंट को ला के देख लेंगे, सैलरी अकाउंट को ला के देख लेंगे, रेंट अकाउंट को मंगवा के देख लेंगे। तो किसी भी चीज़ या किसी भी इंडिविजुअल अकाउंटिंग पिलर्स के रिलेटेड अगर आपको डिसीजन करना है तो उसके अकाउंट को जब खोलेंगे तो उसके अंदर सारा डिटेल आपको नजर आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट आखिरी क्वेश्चन है इसका 20, द रिस्पेक्टिव नॉर्मल बैलेंस, नॉर्मल अकाउंट बैलेंस ऑफ सेल्स। नंबर 1 इज सेल्स, सेल्स का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। सेल रिटर्न इसका डेबिट बैलेंस होता है। और उसके बाद डिस्काउंट, आपके सेल डिस्काउंट जो है इसका भी आपका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। लिहाजा अगर देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ किसी जगह, पहला सेल्स है, सेल्स का क्या हो जाएगा? क्रेडिट, और फिर सेल रिटर्न का क्या हो जाएगा?